देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल एग्रीकल्चर स्कीम्स, जितनी भी एग्रीकल्चर में स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या योगी जी के द्वारा या उनसे पहले इंदिरा गांधी और वगैरह वगैरह, जितनी भी स्कीम इंडिया में आई वो सारी की सारी आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मान निधि, ठीक है, केसीसी किसान किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान कॉल सेंटर, ऐसे बहुत सारी बीमा योजनाएं और सारी जितनी भी किसानों के लिए योजनाएं बनी हैं या अभियान चले हैं वो सारे के सारे तुम्हारे सामने आ रहे हैं आज। और इनमें से क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत ज्यादा। तो मैं इनको फुल डिटेल में एक एक करके, चाहे लेक्चर मेरा 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1 घंटे का, मेरे को नहीं पता, पर मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए। और याद करके जाना, इस लेक्चर को ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, और दो दो क्वेश्चन, तीन तीन भी आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑल एग्रीकल्चरल स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स चलाई गई हैं इंडिया के अंदर, इंडिया की सारी स्कीम्स देंगे तुम्हें आज। इंडिया में जो जो स्कीम्स चलाई गई हैं, चाहे वो बीमा से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, या फिर वो कोई सब्सिडी हो, सब तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। और आज लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रही है प्रधानमंत्री किसान मन धन निधि, पीएम किसान के नाम से इसको जाना जाता है। ये फुल फॉर्म भी आ सकती है तुम्हारे एग्जाम में। पीएम किसान, पीएम किसान किसे कहते रहे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये स्कीम चलाई गई है इंडिया के अंदर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसके बारे में अब फुल डिटेल बता देता हूँ एक एक चीज। तो प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुई? सबसे पहला ये स्टार्ट कब हुई थी? 1 फैब 2019 में स्टार्ट किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अनाउंस इसकी जो डेट थी वो दिसंबर 2018 में ही कर दी गई थी। इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो 2018 में हुई, परंतु इसको स्टार्ट फुल डिटेल में स्टार्ट किया गया फर्स्ट 1 फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया। और इसको स्टार्ट करना था 2018 में, दिसंबर में लास्ट में स्टार्ट हो जाना था, पर 2 महीने लेट होके ये स्टार्ट हुई। फरवरी के फर्स्ट फेब से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया। सर ये लॉन्च कहाँ पे हुई? ये गोरखपुर यूपी के अंदर स्टार्टिंग होती है, इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, लॉन्च जहाँ से होती है, गोरखपुर यूपी, याद रखेंगे, गोरखपुर यूपी में पीएम किसान योजना जो थी वो स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को स्टार्ट किया गया 1 फरवरी 2019 को, और ये स्टार्ट हुई गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर में। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। अगमेंट्स का मतलब क्या था? बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, उसको प्रोत्साहित करना। किसी भी किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कोई रिसोर्स का प्रबंध करके देना, क्या अगमेंट? अगमेंट का मतलब उसको प्रोत्साहित किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया, भाई किसान है उनकी इनकम को भी बढ़ाया जा सके। इसमें कौन कौन से किसान आते थे? कौन कौन आते थे? वो सारे किसान आते थे जिनके पास लैंड है, इंपॉर्टेंट है, लैंड होनी चाहिए। विदाउट लैंड वाले को ये जो स्कीम थी ये नहीं मिल रही थी। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं को मिल रही थी जिन फार्मर के पास कोई ना कोई खेती थी या लैंड होल्डर थे। ठीक है जी। नॉट कवर्ड, जिनके पास लैंड लेस लेबर थी, लैंड लेस लेबर थी, उनके लिए और स्कीम बनाई गई है, जैसे PMSYMY, प्रधानमंत्री श्रम योग मनधन, श्रम योगी मनधन, उनके लिए अलग से बनाई गई लेबर के लिए। और भी स्कीम्स हैं, परंतु ये वो स्कीम थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंड होल्डर फार्मर ही इसका फायदा उठा सकते थे, और जो इनके पास लैंड नहीं थी वो इसका फायदा नहीं उठा सकते थे। तो याद करेंगे, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है 1 फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई, पर इसको अनाउंस टू दिसंबर 2018 में किया गया था। ये गोरखपुर के यूपी में लॉन्च होती है, और इसका ऑब्जेक्टिव था इनकम को बढ़ाना किसी भी फार्मर की। और ये उन्हीं के लिए वैलिड है जिनके पास लैंड है, लैंड होल्डर से ही इसको ले सकते हैं, कम से कम 2 एकड़ जमीन है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। नोट कवर्ड, इसमें वो लेबर नहीं आएगी जिनके पास लैंड नहीं है, उनको कवर नहीं किया गया है। समझ में आया भाई? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं देखिए जरा। बात करते हैं। पीएम किसान इज
पीएम किसान इज द सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पहली तो बात बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं करती, इसको पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। ये जो स्कीम है पूरा पूरा जो 100% फंड है वो कौन देता है? सेंट्रल स्कीम है और सेंटर ही देता है। वैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल स्कीम है विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। इसीलिए ये स्कीम इंडिया के लगभग हर स्टेट में चल रही है। इंडिया के लगभग हर स्टेट में चल रही है। मैं कह रही हूँ लगभग, लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ स्टेट में प्रॉब्लम है। कुछ स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है सुने। स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कंफ्लिक्ट है। क्या है कि जैसे मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, ममता जी हैं, ममता बहन है, उनकी मोदी जी के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। इसलिए वहां पे ये स्कीम नहीं चल रही थी शुरुआती दिनों में, क्योंकि उनके बीच में तो डिस्प्यूट रहता ही है टाइम। तो वो उनको चलने नहीं दे रहे थे स्कीम को, ममता ममता जी। तो ये बाद में फिर क्या हुआ, इसको धीरे 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 अब वो वहां भी यहाँ भी वहां भी ये वैलिड है, पीएम किसान योजना है, उसका फायदा वहां के किसान भी उठा रहे हैं। तो एक स्कीम होता है, इसके दौरान सेंटर और जो स्टेट होता है ना, कुछ फंडिंग जैसे 60-40 का होगा, 60% सेंटर देता है, 40% कौन दे रहा होता है? स्टेट दे रहा होता है। ऐसा कुछ करके फंडिंग। और जो कुछ स्टेट की गवर्नमेंट क्या कहती है, हम नहीं देंगे, हम फंड नहीं देंगे। तो उनको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें इस सब्सिडी का फायदा भी हम नहीं देंगे। इस तरह से वो स्कीम वहां पे वैलिड ही नहीं हो पाती उस स्टेट में। तो इस वजह से कुछ स्टेट में नहीं है, लगभग हर स्टेट में है। पर इसकी जो फंडिंग है वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इसलिए ये हर स्टेट में चल रही है आसानी से। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अंडर द प्रोग्राम वनरेबल landholder farmer family with the cultivated land would be provided direct income support at the rate of 6,000 rupees per year। जो ये है ना, ये लैंड होल्डर्स होना चाहिए, फैमिली लैंड होल्डर की जो फैमिली है जो कल्टीवेट करते हैं लैंड को, उनको एक इनकम का सपोर्ट देने के लिए, ताकि उनके खेती में कोई प्रॉब्लम ना हो, 6,000 रुपए पर ईयर देने का एक योजना बनाई है जिसको पीएम किसान कहते हैं। ठीक है जी। This scheme was being implemented with effect of the December 2018। और इसको इम्प्लीमेंटेड मतलब इसको स्टार्ट करने की जो डेट थी वो कब से स्टार्ट हो गई थी? दिसंबर 2018 से ही इसका जो प्रोग्राम था वो बन चुका था। फिर ये 1 फेब 2019 में क्या हुई, लॉन्च हुई। ठीक है जी। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है अभी सभी को? पीएम किसान, द इनकम सपोर्ट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। जो इनकम आ रही थी, जो 6,000 रुपए की बात हम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है और बेनिफिट देती है फार्मर को इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में सर बैंक अकाउंट में तो आती है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आती है। तो देखो 2,000 रुपए की आती है, और 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, कितना हो जाएगा रे? 6,000 हो जाएगा सर। 6,000 रुपए उनको मिल रहे हैं साल के अंदर, 3 बार 3 इंस्टॉलमेंट में उनको दिया जा रहा है ये। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है भाई सभी को? लैंड लैंडलेस लेबर आर नॉट नॉट बीइंग कवर्ड इन द पीएम किसान। जिनके पास जमीन नहीं है, लैंड होल्डर नहीं है, उनको इसका फायदा नहीं मिला। तो सर वो तो और भी गरीब रहते हैं, जैसे उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उनके पास पहले ही जमीन नहीं है। तो उनके लिए अलग से स्कीम बनाई गई, उनको और भी बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, वो भी अभी पढ़ाऊंगा। लेबर के लिए भी कुछ स्कीम्स बनी है। ठीक। 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान रिलीज। 10वीं जो इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। वेस्ट बंगाल फार्मर गोट पीएम किसान इज बेनिफिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और अब जो 1 या 2 साल से ही स्टार्ट हुई है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैंने ममता जी का और मोदी जी का जो तुम्हें बात बताई थी, उन वो चलने नहीं दे रही थी वहां पे, पर ये चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट चले। तो अब बाद में फिलहाल वहां के किसान भी उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट रिलीज मोर देन RS 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, समझ रहे हो? 20,000 करोड़ लोगों को इसका फायदा दे चुकी है। एट द 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान, 10वीं जो इंस्टॉलमेंट आई है, इसके दौरान 20,000 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है इस योजना से। सही है भाई। एक्सक्लूजन ऑफ पीएम किसान, पीएम किसान में कौन कौन इंक्लूड नहीं होते? पीएम किसान में कौन कौन नहीं आते? जिनके पास लैंड नहीं है, पहली बात तो हम एक तो कर ही चुके हैं, बार बार में बता रहे हैं कि जिनके पास लैंड होल्डर नहीं है जो, उनको तो इसका फायदा नहीं मिलता। तो सबसे पहला है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर।
इंस्टीट्यूशनल मतलब जो संस्था की जमीन में बैठे हैं ना, जो संस्था की जमीन ले बैठे हैं, लैंड नहीं है वो तो है ही, वो तो इसमें आते ही नहीं, इसमें एक्सक्लूड। एक होता है इंक्लूजन, मतलब जिनको इंक्लूड किया गया, एक्सक्लूजन जिनको हटाया गया, पीएम किसान में इनका फायदा नहीं दिया जा रहा, उनमें एक तो वो लैंड होल्डर जो किसी संस्था की जमीन में बैठे हैं, उस पर कब्जा किए बैठे हैं, उनको कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलता। समझ में आया भाई? दूसरा, फार्मर फैमिली इन विच वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी, फार्मर एंड प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। किसी न किसी संस्था संस्था की पोस्ट पे है वो, कोई न कोई पुरानी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था है जिसमें वो लगा हुआ है, तो उसको इसका फायदा नहीं मिल सकता। ऑल सर्विस एंड रिटायर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये कह रहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे वो रिटायर हो चुका हो चाहे वो सर्विस कर रहा हो, उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट अलग से पैसा दे रही है। तो सर्विस में लगे हुए या रिटायर हुए हुए कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल सकता। और उनका जो परंपरागत किसी भी पुरानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, उनको भी नहीं मिलेगा। जो लैंड होल्डर है पर वो संस्था की जमीन पे बैठे हैं, उनको भी नहीं मिलेगा। ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, पिछली साल में जिन्होंने टैक्स भरा है, उनके पास तो अच्छा खासा पैसा, मतलब वो टैक्स तो भर रहे हैं, तो उनको भी इसका फायदा नहीं दिया जाएगा पीएम किसान का। समझ में आया भाई? और किन किन को हटाया गया है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें बार बार में, इनको हटाया गया है। टेनेंट फार्मर और लैंडलेस लेबर आर नॉट इलिजिबल, जिनके पास जमीन नहीं है, जो घरेलू काम कर रहे हैं, लेबर है, लैंडलेस लेबर है, उनको ये काम, ये पीएम किसान का फायदा नहीं मिलता। माइक्रो लैंड होल्डिंग जिनके पास बहुत ही कम जमीन है और नॉट कल्टिवेटेड, जिसको कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम, का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एग्रीकल्चरल लैंड है पर उसको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां भी इस स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया जाएगा। तो जिनके पास लैंड नहीं है, वो माइक्रो लैंड होल्डर जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो रही, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड है परंतु वहां पे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज करी जा रही है, कोई ना कोई संस्था या प्राइवेट स्कीम या कोई फैक्ट्री या कुछ इंडस्ट्री चलाई जा रही है, तो वहां उनको इस पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिलेगा। समझ में आया कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन एक्सक्लूड है? ठीक है, कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, सारी बातें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नई नई स्कीम की तरफ। ठीक है जी, नई स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, पीएम के एम वाई मतलब प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मन धन योजना, किसान मन धन योजना। देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। ये ना वैसे स्कीम नहीं है जैसे अभी थी पीएम किसान जैसी, इसमें कुछ पैसा पहले भरना पड़ता है, फिर उसके बाद तुम्हें बाद में इसका बेनिफिट मिलता है। पेंशन, पेंशन नहीं कहते जिसको, पेंशन कहते हैं, पेंशन स्कीम है। ओल्ड एज के बाद 60 साल के हो जाओगे उसके बाद आपकी पेंशन मिलेगी, आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है, तो उस स्कीम को कहते हैं पीएम किसान। पीएम किसान तो थी क्या, अभी अभी जिसमें तुम्हें पैसा सिर्फ दिया जा रहा था, गवर्नमेंट दे रही थी, इसमें पहले तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंदर, फिर तुम्हें बाद में 60 ईयर के बाद पैसा मिलेगा। इसको कहते हैं हम क्या, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। तो देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट और कैसे कैसे हैं, वो सारी बातें कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज एन ओल्ड एज पेंशन, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेंशन स्कीम है फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास बहुत ही थोड़ी सी जमीन है, या स्मॉल या मार्जिनल, एसएमएफ जिसको कहते हैं, एसएमएफ है, स्मॉल एंड मार्जिनल जो लैंड होल्डर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। उनको क्या करना होता है, उनकी इच्छा है, पहली बात तो ये इच्छा पे डिपेंड करती है, वॉलेंट्री है, उनको मन करे तो ये स्कीम का फायदा उठाएं, ना करे तो ना उठाएं, किसी के साथ कोई बंधन नहीं है, वॉलेंटरी है जी। एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मतलब कंट्रीब्यूशन, आपको कुछ पैसा इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सालों के बाद आपको उस पैसे का कुछ अमाउंट बढ़ कर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर द एंट्री एज ग्रुप, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना हो, वो एज है आपकी 18 से 40 साल है। सर कोई तो 18 साल से देने लगेगा, 60 साल तक, उसको तो बहुत सालों तक उसने पैसे भरा, कोई 40 से देगा 60 साल तक, सिर्फ 20 ही साल पैसा भरेगा, उसको तो स्कीम का फायदा ज्यादा होगा। तो नहीं, इसके लिए पैसा भी अलग अलग है। पैसे भी देखना, जो शुरुआत में देने लग जाए 18 साल से, वो 55 रुपए से स्टार्ट करेगा, और जो 40 के आसपास देगा वो 200 रुपए भरना स्टार्ट करेगा। तो जिसने
ज्यादा समय तक पैसा भरा वो कम भरेगा, जो छोटी एज में ही देने लग गया उसको कम पैसा भरना है। और जो बड़ी उम्र होने के बाद 40 के करीब करीब 35-40 साल का भर रहा है तो उसको 200 या 150 रुपए भरने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो कम सालों तक पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा पैसे 200 के करीब भरने पड़ेंगे, और जो ज्यादा सालों तक भरेगा उसको पैसे कम देने पड़ेंगे। ओवरऑल पैसा बैलेंस होके ही देना पड़ता है। समझ में आया? और बाद में इसका बेनिफिट 60 एज के बाद मिलता है। द स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम द 9th अगस्त 2019। ये स्कीम जो इफेक्टिव हुई 9th अगस्त 2019 में, 2019 की 9 अगस्त को इसको इफेक्टिव कर दिया गया, ये लागू हो चुकी थी। अरे समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, कैसे कैसे उठाया जाएगा फायदा इस स्कीम का, वो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY प्रोवाइड फॉर द एन इंश्योर मंथली पेंशन फॉर RS 3,000 रुपए। हर मंथ जो एज 60 होनी चाहिए, वो मेल हो फीमेल हो, थोड़ी जमीन हो ज्यादा हो, स्मॉल एंड मार्जिनल जमीन जो लैंड होल्डर है उनके लिए मंथली पेंशन दी गई 3,000 रुपए, और 60 की एज के बाद। ठीक है, उनको कुछ पैसा भरना है वो भी बता रहा हूँ। तो कह रहे प्रधानमंत्री के किसान मान धन योजना PMKMY प्रोवाइड अन एश्योर्ड मंथली पेंशन फॉर ऑल RS 3,000 ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स SMF, वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, एंड देयर अटेनिंग इन द एज ऑफ 60, और उसकी जब उम्र 60 के पास हो जाएगी या 60 से अब हो जाएगी तब उसको ये मिलना स्टार्ट होगा। द अमाउंट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब जितना पैसा उनको ऐड करना पड़ेगा इस स्कीम में शुरुआत में, सेल रेंज बिटवीन द 55 रुपए से लेके 200 रुपए पर मंथ इनको ऐड करना पड़ेगा, और मिलेगा वो 3,000। देखो कितना ज्यादा मिल रहा 3,000 है, ऐड करना है 55 रुपए से लेके 200 रुपए ही पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द एज एंट्री ऑफ द फार्मर इनटू द स्कीम। ये कह रहा है ये डिपेंड करता है कि इसने किस एज में एंट्री की है। अगर वो शुरुआत के 18 साल का इसने ये काम करना स्टार्ट कर दिया तो उसको 55 रुपए भरने हैं। अगर मान लो उसने ये काम लगभग 30 की एज में स्टार्ट किया तो उसको 150 रुपए भरने पड़ेंगे। अगर उसने 40 की एज में ये काम स्टार्ट किया तो उसको 200 रुपए भरने पड़ेंगे। सर ऐसा कहीं किसी के साथ द्वेष भावनाएं हैं क्या, ये किसी को ज्यादा किसी को कम? नहीं। देखो जो छोटी उम्र में पैसे भरने स्टार्ट कर रहा है तो वो 60 तक बहुत सालों तक पैसा भरेगा तो उसको कम पैसा भरना है। छोटी उम्र में स्टार्ट कर दिया तो वो ज्यादा सालों तक पैसा भरेगा तो उसको कम कम करके उसको बराबर करना है। ठीक है, और जिसने मान लो 40 की एज में स्टार्ट किया उसको तो सिर्फ 20 ही साल बचे हैं पैसा भरने के, तो उसको थोड़ा ज्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बैलेंस इक्वलाइज करने के लिए रुपए का अमाउंट कम ज्यादा वो उम्र पे डिपेंड करता है। जिसकी ज्यादा उम्र है उसको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि वो कम सालों तक पैसा भरेगा, और जिसकी कम एज से स्टार्ट कर दिया वो ज्यादा सालों तक पैसा भरेगा तो उसको कम पैसा भरना। ठीक है जी। तो सर अब इसमें अगर मेरे को मान लो पैसा लेना भी 60 साल हो गई है, 60 साल के बाद मैं ये पैसा लेना चाहता हूँ, 3,000 रुपए पर मंथ मेरी पेंशन बनवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कहा जाऊँ LIC एजेंट के पास जाऊँ, वो तुम्हें इसका पे आउट करके देगा। देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, ये याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, shall be the pension fund manager and responsible for the pension payout। तो यही रिस्पॉन्सिबल है इसके जो पे आउट करने के लिए, तुम्हें पैसा जो मिलेगा तो तुम्हें 60 की एज होने के बाद मिलना है तो किसी बंदे से, तो वो है LIC एजेंट। अरे समझ में आया? तो इस तरह से दो योजनाएं हमने कर दी, पीएम के एम वाई और PM किसान, दो योजनाएं। दोनों के बारे में कब लॉन्च हुई, क्या क्या स्कीमें थी, क्या बेनिफिट था, किसके लिए ये वैलिड थी, ये सारा बात समझ में आ रही है भाई सभी को? बहुत बढ़िया। थर्ड योजना की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। देखो इसमें प्रधानमंत्री भी आ गए हैं और योगी जी भी आ गए हैं, दोनों ही आ चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी योजना रही होगी। ये उनके लिए, श्रम श्रम मतलब है श्रमिक है, किसान नहीं है, ये किसानों के लिए नहीं है, ये किसके लिए? श्रमिकों के लिए। श्रमिकों मतलब लेबर के लिए बनाई गई स्कीम है। ये किसके लिए ये स्कीम है? ये सर लेबर के लिए स्कीम आ गई। एक स्कीम लेके आए हैं लेबर के लिए। तो हमने कहा था जो जो जिनके पास जमीन नहीं है, लैंड होल्डर नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों ही मिलके, प्रधानमंत्री और योगी ने मिलके ये स्कीम चलाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम है इसका, ये तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन।
जो श्रमिक वर्ग है, कार्य करने वाली लेबर है, जिनके पास पैसे की इनकम बहुत कम है और मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं बेचारे, हर टाइम लगे रहते हैं मेहनत, उन्हीं की वजह से लोगों के जो बिजनेस है वो चल रहे होते हैं और उनको पैसा क्या पता शाम को खाने के लिए रोटी ना मिले, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई जो बहुत अच्छी स्कीम थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। और ये बहुत अच्छी स्कीम है जो कि इन किसान इनको लेबर को भी बेनिफिट देती है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, अब इस पे कुछ चर्चाएं कर ली जाएं, तो देखिए जरा। हाँ, तो स्टार्ट करें भाई। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन इज लॉन्च्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मतलब जो किसी भी संस्था में, किसी सरकारी या प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी या कोई प्राइवेट जॉब नहीं पकड़े हुए, जिनको एक इनकम का सोर्स नहीं मिला हुआ है परमानेंट, उनके लिए है। विद मंथली इनकम अप टू 15,000 रुपीज, जिनकी इनकम 15,000 रुपए तक की है या 15,000 रुपए से भी कम है, उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना स्टार्ट करी गई है। दिस पेंशन योजना दिस पेंशन योजना वुड become termed as ensure monthly pension 3,000 rupees from the age of 60 ईयर। इस योजना के दौरान भी 3,000 रुपए पर मंथ 60 की एज होने के बाद किसानों को नहीं, लेबर को दिया जाने लगेगा। ऑन एन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ ए स्मॉल अफोर्डेबल प्रीमियम ड्यूरिंग द वर्क एज, जो उनकी वर्क एज होती है उसके दौरान उनको कुछ पेमेंट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब ऐड इसमें भी करना पड़ेगा, शुरुआत में कुछ पैसा दोगे तभी तो कुछ लोगे, ठीक है ना। पर ये भी वैसी ही है, पीएमकेवाई की जैसी ही है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जैसी ही है, परंतु वो किसानों के लिए थी, वो छोटे जो माइनर जमीन का हिस्सा रखते थे उनके लिए थी, स्मॉल एंड मार्जिनल के जो फार्मर्स थे उनके लिए थी। परंतु ये लेबर के लिए, अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर है उनके लिए है, 3,000 रुपए ही इसमें भी पेंशन मिलती है 60 की एज के बाद, पर इसमें भी कुछ पैसा ऐड करना होता है। इट वाज अनाउंस्ड इन द इन इंतरिम बजट, अंतरिम बजट 2019 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फरवरी 15 फेब 2019 को ये स्टार्ट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी का भी इसमें, वही एलआईसी वाले इस पैसे को देते हैं। और ये जो अंतरिम बजट होता है, जो बजट पास होता है उसके दौरान इसमें पैसा गवर्नमेंट लगाती है ताकि लेबर को इसका बेनिफिट दिया जाए। वो जो बजट अंतरिम बजट है वो 2019 में इसको अनाउंस्ड किया गया, भाई ये योजना बनाई जाए, कुछ लेबर हैं जो लैंड होल्डिंग नहीं है उनके लिए भी कुछ तो सुविधाएं दी जाए, उनके लिए भी कोई योजना चलाई जाए। तो चलाई गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, और बहुत ही अच्छी योजना थी गरीब लोगों के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दिस स्कीम टू बी बेनिफिट, ये स्कीम किसको बेनिफिट दे रही है वो देख लीजिए भाई, इस स्कीम से किस किस को बेनिफिट मिल रहा है। दिस स्कीम सिक्स टू बेनिफिट अराउंड 42 करोड़ वर्कर्स। अब तक इस स्कीम से अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट संस्था में नहीं लगे हुए, उनके लिए ऐसे ऐसे 42 करोड़ लोगों को ये अपना जो स्कीम का बेनिफिट दे चुके हैं गवर्नमेंट, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर इन आवर कंट्री। ठीक है, टू अवेल द स्कीम वर्कर विल बी द कंट्रीब्यूट आर एस 55 से 200 रुपए एज बेस्ड होता है मंथली पर मंथ। हाँ, जो एज के अकॉर्डिंग, जो छोटी एज में भरने लगेगा उसको कम रुपए देने, और जो ज्यादा एज में जाके पैसा भरने लगेगा उसको थोड़ा सा ज्यादा 200 के करीब देना पड़ेगा। ठीक है। अनरिकॉग्नाइज सेक्टर वर्कर विद इनकम ऑफ लेस देन 15,000 पर मंथ, जिनकी इनकम 15,000 से कम है उनको इसका बेनिफिट मिलता है। हु बिलोंग्स टू द इंटायर एंट्री एज ग्रुप 18 से लेके 40 की एज में इसमें एंट्री करवा सकते हैं, जैसा पीएमकेवाई में था वैसा ही बिल्कुल है, पर वो किसानों के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, ये लेबर के लिए है। विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, जो 18 से 40 के बीच में एलिजिबल होंगे, और 55 से 200 रुपए ये भरे जाएंगे। ठीक है। और अनरिकॉग्नाइज सेक्टर लेबर के लिए ये स्कीम बनाई गई है। समझ में आया भाई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब है नेक्स्ट, तो तीन स्कीम्स हमने पढ़ी, तीनों समझ में आ रही है भाई? फुल डिटेल एक एक बात बताई जा रही है तुम्हें, इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन, आएंगे तो सारी योजना इंडिया में जितनी भी चली है सारी की सारी बता दी जाएंगी, कोई टेंशन लेने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अब है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण यो अभियान, आय संरक्षण अभियान। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये क्या थी सर? जो आय मिल रही है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, किसानों को जो योजनाएं मिल रही है उसका फायदा, उसका पैसा कैसे उन तक पहुंचाया जाए, उस पे है ये स्कीम।
तो देखना इस स्कीम में क्या 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 बताया गया है, देख लेते हैं जरा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आय संरक्षण अभियान में क्या क्या स्टार्टिंग हुई है देख लेते हैं, मार्कर दे लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड ए न्यू अम्ब्रेला स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान विल बी प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अशोर्ड टू फार्मर। देखो एमएसपी दे रही थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो एमएसपी वाला जो खेल है वो इस योजना में स्टार्ट हुआ है। जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी भी फसल का, उनको दिया जा रहा था भाई। कम से कम गवर्नमेंट इतना, जैसे गेहूं की बिक्री कर दी तो उनको 2400 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया, उससे ज्यादा कम वो कहीं भी गांव में बेचे, पर गवर्नमेंट ने कह दिया इससे कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो इस किसान को मिलना ही चाहिए, ये फायदा तो इसका मिलना ही चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है उसके लिए इंश्योरेंस भी देते हैं, इंश्योरेंस टू फार्मर को दिया जा रहा है। ठीक है, साथ में इंश्योरेंस और साथ में ये स्कीम भी लागू की गई। द स्कीम इज एम्ड टू इंश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइस मतलब काम के बदले, काम करोगे तो उसका प्राइस तो उसको मिलेगा, जो उसने मेहनत करी है उसका पैसा उसको दिया जाएगा। टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट फॉर 2018। जो ये योजना है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये 2018 से स्टार्ट होता है। सितंबर 12 सितंबर 2018 में इसको अनाउंस्ड किया जाता है यूनियन बजट के दौरान। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आगे। ये पीएम आशा, ये योजना कंप्लीट। इसके बाद अब स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये क्या है देख लीजिए। इसमें भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई का मतलब सर हर एक खेत में हर बूंद बूंद पानी देना है, हर किसी को ड्रॉप मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, कहीं भी कोई भी खेत सूखा नहीं रह जाना चाहिए। ऐसी योजना चलाएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई के लिए। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स थी, वो सारा देखो मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया जुलाई 2015, ये याद रखनी भाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों सर? क्योंकि जो किसान सिंचाई योजना है इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब स्टार्ट हुई? 2015, जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया सर। इसका जो एम था वो क्या था? चार मेन, जो स्कीम के अंदर चार बातें जो मेन थी वो कौन कौन सी थी देख लो, अभी बता देते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेट द इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट। ज्यादा से ज्यादा जो खेत थे उनको इस प्रोग्राम में लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जाए, और इसको शॉर्ट में एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट कहा गया, एबीपी सीएडी, एबीपी सीएडी शॉर्ट में। माइनर इरिगेशन, छोटे एरिया पे जो इरिगेशन थी, हर खेत को पानी देने की योजना बनाई गई। वाटर शेड डेवलपमेंट मतलब जहां पे जो बरसात का पानी वगैरह वगैरह उनको स्टोर किया जाए ताकि बाद में किसानों को मिले, ये भी एक तरीका था। माइक्रो इरिगेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर खेत को पानी दो, ये दो नारे भी दिए गए। तो जुलाई 2015 में ये लॉन्च की गई। कौन सी स्कीम है बताओ? प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में ये 4 पॉइंट पे बात कर रहा है, चारों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटरशेड डेवलपमेंट, माइक्रो इरिगेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइनर इरिगेशन, हर खेत को पानी दो, और ABPCAD, ये सारी बातें इसके अंदर थी। तो ये लागू हुई जुलाई 2015 में, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ठीक है, तो नेक्स्ट है द वाटर यूज एफिशिएंसी, WUE इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अबाउट 30 to 45%, 30 से 40%। देखो ये ना, ये जो डाटा है ये क्या कह रहा है, जो इरिगेशन की एफिशिएंसी है पूरे इंडिया में वो लगभग 30 से 40%, ये एवरेज बताया गया है सबका भाई। जैसे एफिशिएंसी की बात करूं मैं, ड्रिप इरिगेशन है उसकी 90 से 95% है। और बात करूं मैं, 70% तक भी है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। और सर्ज इरिगेशन है उसकी 85 से 90% एफिशिएंसी है। वैसे अलग अलग एफिशिएंसी है, पर एवरेज हर एक का मिला के, फर्रो, स्किप फर्रो या सब लैंड इरिगेशन सारा अगर मैं इंक्लूड किया जाए तो जो एवरेज निकल के आता है वो 30 से 40% वाटर एफिशिएंसी पूरे इंडिया की दी गई है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन सेव इरिगेशन वाटर फ्रॉम द 40 to 70%, पानी को बचाती है। माइक्रो इरिगेशन का जो मेथड है उसे पानी को बचाया जाता है।
माइक्रो इरिगेशन एग्रीकल्चर FW 2004 में स्टार्ट हुई। कंजर्व एनर्जी फ्रॉम 10 से 17% एनर्जी को बचाया जाता है। रिड्यूस फर्टिलाइजर कंजप्शन, खाद खाद का यूज भी कम करता है 15 से 50%। एंड डिक्रीज लेबर कॉस्ट 30 से 40%, इसने इनको भी घटाया है। लेबर कॉस्ट भी घट गई है, फर्टिलाइजर का कंजप्शन वो भी कम हुआ है, एनर्जी भी सेव हुई है, और वाटर का भी सेव किया, वाटर भी बचाया गया है। ये स्कीम इसलिए लागू हुई थी। ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से ये इरिगेशन वाले चैप्टर में भी मैंने सारा पढ़ाया और यहाँ फिर बता रहा हूँ इसके बारे में। सबसे पहले सरफेस इरिगेशन में कितनी एफिशिएंसी है? 40 से 60% है सर। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो स्लाइड तुम्हारे सामने, एफिशिएंसी मेजर इरिगेशन सिस्टम, हर एक की अलग अलग इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी है। और सबसे ज्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे बेस्ट माना जाता है ड्रॉप इरिगेशन सर। 90 से 95% इसकी एफिशिएंसी है। और इसके बाद सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। दूसरे पोजीशन पे आता है सर्ज इरिगेशन, सेकंड नंबर पे। वहां भी बताए थे मैंने इरिगेशन चैप्टर में। सर्ज इरिगेशन 85 से 90% एफिशिएंसी। और स्प्रिंकलर इसके बाद आता है 65 से 75% एफिशिएंसी। और सरफेस इरिगेशन 40 से 60% एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी किसकी कितनी है? सबसे ज्यादा तो है इनमें ड्रिप इरिगेशन की, सबसे कम सरफेस इरिगेशन की। इन दोनों को, तीनों को, चारों को बिल्कुल डिटेल में याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की मेरे को लग रहा है ऐसा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये रिवाइज करके जाएं वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। मार्कर कहाँ गया मेरा? हम्म तो आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन कवरेज 2020 टू 2021 का डाटा है। अभी नया रिसेंट डाटा आया नहीं है, तो मैं वही डाटा तुम्हें बता रहा हूँ। इरिगेशन कवरेज कितना था? जो ड्रिप इरिगेशन है ना, इसमें कितना? ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं सबसे पहले। ड्रिप इरिगेशन में 3.57 एरिया इन लैख पर हेक्टेयर, 3.57 लाख पर हेक्टेयर। ठीक है, इतना लाख पर हेक्टेयर इसके थ्रू कवर किया गया। स्प्रिंकलर इरिगेशन में कितना? 5.81, ज्यादा। स्प्रिंकलर से ज्यादा एरिया कवर, इतना लाख है, लगभग 6 लाख पर हेक्टेयर, हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया। ठीक है, टोटल हो गया ये मिलके 9.38 लाख हेक्टेयर एरिया। पोटेंशियल क्रिएटेड टू प्रोटेक्टिव इरिगेशन, प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मेथड से कितना? इतना लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया। ये कोई डाटा ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इसमें ये याद रखें कि ज्यादा एरिया किस में कवर किया जा रहा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरे नंबर पे ड्रिप इरिगेशन का मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, जो एरिया को कवर करने के लिए इरिगेशन का। ठीक है सर। लिस्ट ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स लाऊं, ये पूरे इंडिया के प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सोचे भी हर एक प्रोजेक्ट है, कुछ ही है 15-20 प्रोजेक्ट जिनको याद रखना है, कौन से स्टेट में है, किस रिवर पे है, और कहाँ कहाँ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे स्कीम है, इनको पढ़ें। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, वो सतलुज रिवर पे बनाया गया, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, स्टेट कौन कौन से? पंजाब, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पे है। ठीक है सर। ब्यास प्रोजेक्ट है, ब्यास रिवर पे है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कवर करता है। ठीक है सर। इंदिरा गांधी कैनाल है, हराइके, सतलुज और ब्यास में है, पंजाब में। कोसी जो प्रोजेक्ट है वो कोसी रिवर पे है, बिहार और नेपाल में है। ठीक है सर। हीराकुंड प्रोजेक्ट है, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा में। और तुंगा तुंगभाद्रा प्रोजेक्ट है, तुंगभाद्रा कृष्णा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। ठीक है सर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, वो कृष्णा नदी पे है और एपी, आंध्र प्रदेश में है। चंबल प्रोजेक्ट है, ये चंबल में, राजस्थान के कोटा में, और यहाँ मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट है याद रखें। ये किसान सिंचाई योजना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, हाँ जी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर पे है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में सर। गंडक है प्रोजेक्ट, गंडक रिवर पे है, बिहार यूपी के अंदर। खर खरा खारापार प्रोजेक्ट है, ये ताप्ती नदी पे, गुजरात के अंदर। कोयना कोयना और कृष्णा नदी पे है, महाराष्ट्र में। मालप्रभा प्रोजेक्ट है, ये मालप्रभा नदी जो रिवर है उसके ऊपर है, कर्नाटका में। मयूराक्षी प्रोजेक्ट है, मुराक्षी नदी पे है और वेस्ट बंगाल के अंदर। कंगासबती प्रोजेक्ट है, कंगासबती और कुमारी रिवर पे है, नदियों पे है और वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो इस तरह से जो मेजर मेजर प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर जो लागू हुए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने तुम्हें सारे के सारे रिवाइज करवाए। ठीक है भाई, याद कर लेंगे सारे के सारे। अब नेक्स्ट जो स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, SHC, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम।
सॉइल के हेल्थ कार्ड स्कीम मतलब सॉइल की जो सैलिनिटी वगैरह वगैरह उनको चेक करना, और ये सारा इस स्कीम के अंतर्गत आता है। तो देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, इसमें क्या क्या है वो सारा डिटेल। थीम, स्वच्छ धारा खेत हरा, ये सबसे अच्छी एक लाइन बनाई गई। स्वच्छ धारा मतलब पानी साफ सुथरा होगा तो खेत हरा भरा होगा। हेल्थी अर्थ के बारे में, ग्रीन फार्म मतलब ये जो स्कीम थी, ये ग्रीन फार्मिंग से और खेतों में ज्यादा जो सरप्रे या फिर फर्टिलाइजर का इफेक्ट को कम करने के लिए चलाई गई थी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है सर। लॉन्च हुई 19 फेब 2015 में। 19 फरवरी 2025 में शुरू स्टार्ट की गई। ये राजस्थान के सूरतगढ़ राजस्थान में ये लॉन्च हुई भाई ये स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड इज प्रिपेयर्ड इन 14 लैंग्वेज, ये जो कार्ड बनाया गया है 14 लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। और सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप, 10 मोबाइल ऐप हैं जो कि 23 लैंग्वेज के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल बनाए गए हैं जो लोगों को गाइड करते हैं 23 लैंग्वेज के अंदर। और 10 ऐप हैं और 14 लैंग्वेज में सोशल हेल्थ कार्ड प्रिपेयर किए गए हैं। सही है भाई, समझ में आया है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। और सॉइल हेल्थ कार्ड इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या किया गया? सॉइल हेल्थ कार्ड देख लो कैसा दिखाई देता है, ऐसा ऐसा दिखाई देता है। सॉइल हेल्थ कार्ड होगा किसी के पास, तुम्हारे के घर वालों ने ये बनवा भी रखा हो, जो किसान है उन्होंने ये तो देखा भी होगा घर पे जरूर। It will contain status of the soil with the respect of 12 पैरामीटर। इसमें कितने पैरामीटर को कवर किया गया है? 12 पैरामीटर को इसमें कवर किया गया है। एक इससे भी आगे आएगा मृदा परिरक्षक। मृदा परिरक्षक जो कार्ड बनेगा उसमें 14 पैरामीटर को कवर किया जाता है, इसमें 12 पैरामीटर्स को कवर किया जाता है। वो और भी अच्छी स्कीम है, वो भी बताऊंगा। मृदा परिरक्षक क्या है? वो एक मशीन है जो घर पे भी ला सकता है किसान, और गांव में अपने एरिया में भी उसका बेनिफिट दे सकता है सॉइल की जांच करके। मृदा परिरक्षक नाम से ही वो जो मशीन है वो मिलती है। उस पर भी चर्चा करने से पहले जो हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बातें कर रहे हैं, इसमें जो स्टेटस है वो 12 पैरामीटर्स को कवर करता है। नेमली उसमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स तीन होते हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पर इसमें जो ये स्कीम है इसमें सिर्फ सल्फर को कवर किया जा रहा है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक, आयरन को, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन को कवर किया जा रहा है। बी ओ नहीं होता, बोरोन बी होता है सिर्फ। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और पीएच, इसमें तीन फिजिकल पैरामीटर है। एक तो पीएच का हो गया, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, और एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है वो सारे इसमें आते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। सॉइल सैंपल आर टेकन जनरली ऑफ 2 टाइम्स इन ए ईयर, 2 बार साल में लेना होता है, चाहे वो हार्वेस्टिंग के बाद, आफ्टर, ये ध्यान दें, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रवि क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप रिस्पेक्टिवली व्हेन देयर इज नो स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड। सर ये कह रहा है कि बड़ा पैरामीटर कवर करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैक्रो हो गए। सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में से हो गया। माइक्रो में से जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और बोरोन हो गए। और कुछ फिजिकल पैरामीटर पीएच, ईसी और ओसी। ठीक है सर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच और ऑर्गेनिक जो कोलॉइड मैटर है उसके बारे में। तो ये सैंपल जो 2 बार लिए जाते हैं सर, ये साल में लिए जाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग ही क्यों लिए जाते हैं? हार्वेस्टिंग होने से पहले ले लो फसल, खड़ी फसल में क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि जो फसल खड़ी स्टैंडिंग क्रॉप होगी वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रही होगी। और जो एग्जैक्ट डाटा है वो नहीं मिल पाएगा अगर फसल खड़ी हुई है। फसल कटने के बाद जो सॉइल के अंदर जितने न्यूट्रिएंट है उसका एग्जैक्ट डाटा मिलता है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर 2 बार सॉइल को चेक किया जाता है साल में, चाहे वो रवि की फसल कटने के बाद या खरीफ की फसल कटने के बाद होगा। और स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होनी चाहिए, ताकि एग्जैक्ट डाटा लिया जा सके, सही श्योर टेस्ट हो सके। सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। यह आ गया वो परिरक्षक, मृदा परिरक्षक, जिसके बारे में बता रहा था। ये इससे भी अच्छी स्कीम है। इसमें और भी ज्यादा पैरामीटर्स हैं। उसमें 12 पैरामीटर थे अभी जो हमने पढ़ी है सॉइल हेल्थ कार्ड, इसमें 12 पैरामीटर पे ध्यान दिया गया था, इसमें 14 पैरामीटर्स पे ध्यान दिया गया। एक मशीन देखो इसमें मिट्टी को चेक करने के लिए बनाई गई है। और ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, ये किसी भी गांव में लगाई जा सकती है और कोई भी किसान इसको लगा सकता है और अपने दोस्तों को, अपने किसान भाइयों को इसका फायदा दे सकता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, मृदा परिरक्षक के बारे में फुल डिटेल पढ़ते हैं। तो देख लीजिए मृदा परिरक्षक। मृदा परिरक्षक, ठीक है, ये लॉन्च हुई 18 फरवरी 2015 में, 18 फेब 2015। और देखो जो इससे पहले वाली स्कीम थी सॉइल हेल्थ कार्ड, वो 19 फेब को स्टार्ट हुई थी। ये 18 फेब को स्टार्ट हुई है। देखना वो दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें, उसमें और इसमें बहुत ही कम अंतर है।
ये रहा। देखो ये कब थी, 19 फेब 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में स्टार्ट हुई, जबकि ये 18 फेब, ये एक दिन पहले स्टार्ट हुई। ठीक है ना, बिल्कुल ही पास पास है। ये 18 फेब 2015 में। मृदा परिरक्षक डिटरमाइंस द ऑल द इंपॉर्टेंट 15 सॉइल पैरामीटर, 14 बोल रहा था ना मैं, नहीं 15 होते हैं, सॉरी। 15 सॉइल पैरामीटर, प्रीवियसली 10, 10 तो पीछे वाले ही हैं सारे के सारे। पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिप्सम रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट एंड कैलकेरियसनेस, ये और भी इंक्लूड किए गए और 15 पैरामीटर बनाए गए। जो मृदा परिरक्षक है वो सोइल हेल्थ कार्ड से भी अच्छा है, उसमें सिर्फ 12 पैरामीटर ही थे। जो सोइल हेल्थ कार्ड था ना उसमें सिर्फ 12 पैरामीटर थे, जबकि जो मृदा परिरक्षक है इसमें 15 पैरामीटर हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी स्कीम है, इसको गांव में भी लाया जा सकता है आसानी से। समझ में आया भाई? अब है परंपरागत किसान कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना नई स्टार्ट हुई, एक और स्कीम। परंपरागत परंपरागत कृषि विकास योजना, पीकेवीवाई, पीकेवीवाई ये भी लॉन्च होती है 2015 में ही। वो दो स्कीम थी अभी जो हमने पढ़ी, सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा परिरक्षक, वो भी 2015 के 18 और 19 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। ऐसे ये लॉन्च हुई अप्रैल में जाके 2015 में, टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन अवर कंट्री। देखो ये नाम में ही छुपा, परंपरागत, परंपरागत मतलब जो पुराने समय से परंपराओं के अकॉर्डिंग चलती आ रही है। ये क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रोसीड करता, हमें किसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाने जा रहा है। फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज कम करो, और जो ऑर्गेनिक खाद है या मेन्योर है उनका यूज करो, ताकि जो मृदा की पोल्यूशन, मृदा में पोल्यूशन वगैरह वगैरह को कम किया जा सके, नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का, हेल्थ को भी और सॉइल को भी। कि अप्रैल 2015 में प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इन द कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एवरी फार्मर विल बी प्रोवाइड 20,000 पर एकड़, 20,000 रुपए पर एकड़ इन 3 ईयर फॉर अ सीड और हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, क्रॉप टू द ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूशन इन द मार्केट। जो मार्केट के अंदर लेके जा रहा है 20,000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग उसको ये पैसा दिया गया, ताकि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तभी इसका बेनिफिट ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। अगर तुम केमिकल्स का यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड डाल रहे हो, तो तुम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। हर एक फार्मर को इसका फायदा दिया गया, 20,000 पर एकड़ इन 3 ईयर फॉर सीड, 3 साल के अंदर 20,000 रुपए एक एकड़ के अकॉर्डिंग, 3 साल में के अंदर सीड के लिए, हार्वेस्टिंग क्रॉप के लिए, ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है उसके लिए दिया गया। 50 or more farmer will be clustered having 50 crore land to take up the organic farming under this scheme। जो 50 या इससे ज्यादा फार्मर इकट्ठे हो गए, गुच्छा बना के 50 करोड़ लैंड टू टेक अप द ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द स्कीम, ले सकते हैं इसका फायदा। इन दिस वे ड्यूरिंग 3 ईयर 10,000 क्लस्टर विल बी फॉर्म कवरिंग 5 लाख करोड़ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर 10,000 को क्लस्टर बन चुके हैं किसानों के, और उसके अंदर 5 लाख एकड़ एरिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग में बदल दिया गया है। और इसके लिए जो स्टेट है वो सिक्किम है, और सबसे ज्यादा ये एरिया वाइज देखा जाए तो एमपी में है। देखिए इन पे भी चर्चाएं कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है फुल डिटेल, देखिए जरा। सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है वो कौन है, सिक्किम, जिसमें केमिकल्स का यूज बहुत कम हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। सिक्किम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है जी। एरिया वाइज मध्य प्रदेश, एरिया वाइज मध्य प्रदेश है द फर्स्ट रैंक टू द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जो स्टेट माना जाता है वो एमपी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है, और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जिसने सबसे पहले ऑर्गेनिक स्कीम का स्टार्ट किया था वो था सिक्किम। और सबसे ज्यादा एरिया फर्स्ट रैंक पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में है एमपी, याद रहे। फंड, द स्कीम इज एम्प्लॉयड विद 90-10, 90:10, 90:10 का मतलब है गवर्नमेंट इसमें 90% जो फंड है गवर्नमेंट देगी, और जो स्टेट है वो 10% ही इसमें इंक्लूड करेगी। फंडिंग पैटर्न इन 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जो 8 स्टेट हैं उनमें, और 3 हिली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये 3 हिली स्टेट हैं। और 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। 8 और 3 कितने हो गए, 11 स्टेट्स के अंदर 100% यूनियन टेरिटरी, पूरी तरह से गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो दे रही है। एंड 60-40
फंडिंग पैटर्न रिमेनिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। इन 11 स्टेट को छोड़ के लगभग हर जगह 60 और 40 का पैटर्न चल रहा है। समझ में आया? 60-40 मतलब 60% गवर्नमेंट फंड करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग देती है इस स्कीम के अंदर। कौन सी स्कीम के अंदर? परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास है योजना के अंदर गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है और उसका कितना है। ये 11 स्टेट हैं, जो 3 हिली और 8 है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इनमें 100% गवर्नमेंट ही सारा का सारा फायदा दे रही, फंड दे रही है। परंतु लगभग जितने स्टेट बचते हैं उसमें 60-40 का रेशियो चलता है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करती है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। केसीसी ये बनवा रखा होगा सभी ने। इसमें मान लो 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 तक रुपए मिल जाते हैं। और इसका जो बेनिफिट है उस पे जो रुपया लगता है, लोन है, वो वापस भी करना होता है। और कम कम पैसा इन्वेस्ट होता है इसके अंदर। रुपए रुपए नाम से ये तुमने घरों में अपने मम्मी पापा या किसी के पास, किसान जो भी जिनके घरों में, उनके पास ऐसा ऐसा कार्ड देखा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या फायदे हैं इसके, वो सारा बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है भाई, देखिए जरा केसीसी के बारे में फुल डिटेल देखें। ऐसा ऐसा ये कार्ड नजर आता है जैसा यहाँ दिखाया गया है, किसान छपा हुआ है इसके ऊपर। द किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 1998। बहुत ही पुरानी स्कीम है सर। हाँ, 1998 की से स्टार्ट हो चुकी है स्कीम। एलिजिबिलिटी मिनिमम एज इसके लिए 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 75 हो सकती है। परंतु मैं तुम्हें बता दूं, 60 ईयर तक तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट है, बनवा सकते हैं और जो भी पैसा है वो ले सकते हैं। और 12 मंथ के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद उस पैसे को वापस भर दिया जाता है। एक तरह का लोन है, मिलता है। ठीक है। परंतु 60 की एज तक तो डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं। परंतु 60 से अब हो जाए एज, 60 से ऊपर हो जाए ना एज, तो फिर तुम्हें सिक्योरिटी लेके आनी पड़ती है भाई। इसकी गारंटर लाओ, एक गारंटर बंदे की जरूरत है भाई। इसकी गारंटी लो, ये कभी बीच में ना टपक जाए। ठीक है, ये कभी भरे ही ना। कोई और बंदा अगर उसको कोई प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या वो मारा जाता है किसी भी बीमारी के कारण या कोई भी बुढ़ापे के कारण, तो उसका जो पैसा है, जो गारंटर है, उसको भरना पड़ेगा। ऐसा। ठीक है। 60 एज तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 60 के बाद 75 तक इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी। और पर ओवरऑल 75 साल तक इस स्कीम का फायदा किसान क्रेडिट कार्ड का उठाया जा सकता है। ठीक है जी। एक इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस। अगर आपने जो पेमेंट लिया था वो रीपे कर दिया है 12 मंथ के अंदर अंदर, तो आपका इंसेंटिव भी बढ़ा दिया जाएगा, गुड परफॉर्मेंस। और उसकी कार्ड भी लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। क्रेडिट लिमिट कुड बी इनहांस टू टेक केयर ऑफ इंक्रीज द कॉस्ट चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न आपके फसलों के बदलने के अकॉर्डिंग आपका जो इनाउंसमेंट दे दिया जाएगा। आपको इंसेंटिव गुड है, परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने लोन को रीपे करते हैं, लेते हैं और उसके बाद 12 मंथ से पहले रीपे कर देते हैं, तो उसके लिए आपको इंटेंस इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इस ड्रॉल टू बी रीपेड विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर इसको रीपे करना होता है, 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब आगे बताता हूँ तुम्हें और भी इसकी बातें। इंटरेस्ट है वो 9% होता है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ। जो ये स्कीम है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो 9% का होता है। तुम्हें मान लो 1.5 लाख तक रुपए मिल गए, 1 से 1.5 लाख रुपए तुमने ले लिए, तो उसका इंटरेस्ट लगेगा वो 9% होता है। अगर आपने नहीं भरा 12 मंथ के बाद, तो 9% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप उसको सही से भर देते हैं तो 3 लाख रुपए तक तो आपको मिलते हैं, और उस पर इंटरेस्ट होता है 7%। और अगर आपने उसको भी अगर 12 मंथ से पहले भर दिया है, तो 3% और भी लेस कर देती है गवर्नमेंट। और ओनली 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। एट लास्ट 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है 4% ही है। हम बातें करते हैं, देखना पूरी डिटेल बताता हूँ। सिक्योरिटी, मार्जिन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो सिक्योरिटी भरनी पड़ती है भाई। हाँ, मैं ये स्कीम ले रहा हूँ, मैं नहीं भर पाया तो कौन भरेगा? इसमें मार्जिन कितना है, क्या मार्जिन निकल के आएगा एट लास्ट, वो देखा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये भी बात है। एज पर आरबीआई नॉर्म्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू राइज द लिमिट फॉर द कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री समझ क्यों हुई? ये है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी नहीं फ्री।
सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी तुम्हें किसी प्रकार की, ये सिक्योरिटी फ्री है, इतना रुपए तक है। एग्रीकल्चर लोन 1 लाख से 1,60,000 तक कोलेटरल फ्री, मतलब बिना सिक्योरिटी के तुम इतना पैसा ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी भरने की जरूरत नहीं है। द किसान क्रेडिट कार्ड आल्सो प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू द फार्मर। अंडर दिस इंश्योरेंस दे आर गेट कवरेज ऑफ 50,000 रुपए इवन डेथ। अगर किसी किसान की डेथ हो जाए, जिसके पास केसीसी होल्डर है, वो केसीसी होल्डर है, उसकी डेथ हो जाए तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। और या अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए, उसके हाथ पांव या कुछ टूट जाए, तो उसके बाद उसको 25,000 रुपए तक दिए जाते हैं। क्यों क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो केसीसी होल्डर है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है। द फार्मर गेट द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन ऑफ अप टू Rs 3 लाख एट रिड्यूस इंटरेस्ट ऑफ द 7%। जो फार्मर है शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है, क्रॉप पे, फसल पे जो लोन दिया जाता है, वो 3 लाख का दिया जाता है। और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो घट कर 7% हो गया। 9% से कितना हो गया? नहीं, 7%। अगर वो उस लोन को डिपॉजिट कर देता है ड्यू डेट से पहले, if the farmer deposit the loan amount on the due date, they get another 3% reliable in the इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर 3% की और रीबेट मिलती है, उसको छूट मिल जाती है। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी ओनली 4%। देखो 9% था ये, 9% से स्टार्ट हुआ था, उससे घट के 7% हो गया, 7% से ये अब 4% रह गया। जो इफेक्टिव है लास्ट में, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी ओनली 4%। अगर मैं पूछूं तुमसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 9%, 7%, 3%, 4%, तो क्या आंसर जाएगा तुम्हारा? बच्चे करेंगे डायरेक्ट 4%, और ये गलत है आंसर, गलत है ये आंसर। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है पता है तुम्हें? 7% आंसर जाएगा इसका। क्यों जाएगा सर 7%? आपने तो अभी भी 4% पढ़ा है। नहीं, देखो वो कह रहा इफ, अगर यदि मिल गया ना, जहाँ पे यदि, अगर अगर ऐसा हो जाए तो, अगर उसने लोन भर दिया तो है ये 3% का रिबेट उसको मिलेगा, छूट मिलेगी। अगर उसने नहीं भरा तो कितना इफेक्टिव देना पड़ता? 7% तो है ही, इफेक्टिव तो 7% है। अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर के केस में तो हमारी दुनिया उलझी पड़ी है। अगर तो होता ही नहीं, अगर मैं ऐसा कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो मैं वहां पहुंच जाता, अगर मैं वो कर लेता, अगर मगर में तो उलझे पड़े हम। तो इसलिए अगर मगर को छोड़ के 7% ही इफेक्टिव है। परंतु अगर अगर वही फिर अगर आ गया, अगर उसने भर दिया तो 3% का और रिबेट मिल जाएगा, और 4% ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके पास बचेगा, वो उसको भरने और पीछा छूटेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है सभी को केसीसी के फायदे? बहुत बढ़िया। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा ऐसा नजर आता है, देखा होगा आपने। किसान क्रेडिट कार्ड, द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन एक्सटेंड फॉर द फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग। देखो भाई, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ खेती के लिए ही नहीं है। वो तो 3 लाख के ऊपर 4% इंटरेस्ट रेट वाला वो तो था ही था। उसके अलावा ये किसान क्रेडिट कार्ड और भी फायदे दे रहा है। मान लो किसी किसान ने फिशरी कर रखी है, एनिमल हस्बेंड्री कर रखी है, या पोल्ट्री मुर्गी पालन कर रखा है, कोई डेयरी लगा रखी है, या फिर मत्स्य पालन कर रखा है, उसको भी इसका फायदा दिया गया और इसको इंक्लूड किया गया। 2015 में स्टार्ट हुई थी, पर 2018-19 में ये बजट पास हुआ, तब इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया। हेल्प ऑफ देम मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स, जो उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके और उनको भी लोन मिले, इसके लिए केसीसी इसमें इंक्लूड कर लिया गया 18-19 में। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है देखिए, जो ये वाला है ना, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और ये सब इंक्लूड होते हैं, फिशरी, इसमें क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विल बी प्रोवाइड 2% सब्सिडी, 2% सब्सिडी देता हूँ द इंटरेस्ट रेट ऑफ एनी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ Rs 2 लाख। यहाँ तो 3 लाख था, आप बता रहे थे 3 लाख है, और 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी अच्छा था सर, और उसको फायदा भी ज्यादा मिल रहा था। और यहाँ 2% ही सब्सिडी मिल रही है, और 2 ही लाख रुपए मिले। हैज बीन अवेलेबल द फार्मर हु इज गुड टू द एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी एंड किसान क्रेडिट कार्ड। जो किसान क्रेडिट कार्ड में एनिमल हस्बेंड्री वाले को 2 ही लाख रुपए मिल रहे हैं सर, और सब्सिडी भी कम है। तो ऐसा क्यों सर? ये ऐसा द्वेष भावनाएं क्यों रखी जा रही है, किसी को ज्यादा किसी को कम? नहीं, देखो जो किसान है, खेती करता है, और खेती में इनपुट्स ज्यादा है, खर्चे बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं उसके। जबकि जो एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी, पोल्ट्री, इनमें खर्चा भी बहुत कम होता है, इनकम बहुत फास्ट होती है, 3 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में मिलती है। जबकि उसमें लंबा टाइम लगता था और पैसा बहुत ज्यादा लगता था, तो उनको इसलिए लोन का अमाउंट भी ज्यादा सब्सिडी दी जा रही थी और इनको कम दी जा रही। समझ में आया? क्योंकि यहाँ इनको इनपुट ज्यादा नहीं है और आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इनको पैसा कम दिया जा रहा है। और वहां पे आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, इसलिए इनको पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी द्वेष भावना नहीं रखी गई। नंबर ऑफ केसेस इशूड,
सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश यूपी में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर मध्य प्रदेश में। यूपी एपी एमपी, यूपी एपी एमपी, यूपी एपी एमपी, याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में, फिर एपी में, फिर एमपी में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो केसीसी के बारे में फुल नॉलेज होगी। अब चलते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ये ना उन किसानों को दिया जाता है जो पशुओं को पालते हैं, पालतू पशु। जैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुओं को पालता है, यहाँ पे 21-21 करोड़ के पशु मिल जाते हैं। जैसे युवराज सुना हो किसी ने, जो सांड था युवराज, वो 21 करोड़ का था। अब तो डेथ हो चुकी है उसकी। और ऐसे बहुत है, सुल्तान भी हुआ है जो 7-8 करोड़ का था। ऐसे बहुत सारे हैं। तो किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है और उसमें फायदा दिया जाता है। इसके बारे में भी फुल चर्चाएं करते हैं, देखिए जरा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ये इसको भी पीकेसी सी कहते हैं, उसको केसीसी कहते थे, ठीक है। पीकेसीसी लॉन्च इन 6 दिसंबर 2019 इन हरियाणा। देखो हरियाणा में ही सबसे पहले लागू हुआ, क्योंकि किसान, जो सबसे ज्यादा पशुओं का खेल है वो हरियाणा में ही चलता है। 6 दिसंबर 2019 इन हरियाणा, हरियाणा में लॉन्च हुआ। ठीक है जी। द कार्ड इज अलोंग लाइन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड विल अलॉट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द एनिमल यूर ओन्स। उनका जो खुद का पालतू पशु है उसके ऊपर क्या ये स्कीम बेनिफिट दे रही थी, वो क्या क्या दे रही थी, क्या क्या जो मिल रहा था लोगों को, वो भी देख लीजिए। समझते हैं इसको। हाँ। फॉर्म द मुर्रा बफेलो इज क्रेडिट लिमिट, जो मुर्रा है उसके लिए कितना लोन मिल रहा था? 76,300 रुपए, अप्रोक्स 76,000 रुपए विल बी गिवन। इफ यू हैव इंडिजीनियस काउ है कोई, तो उसके ऊपर लगभग 70,000 रुपए, 70,825। एंड एक्सोटिक बाहर की कोई स्पीसीज है तो 71,325 रुपए दिए जा रहे थे। लगभग 71,000 रुपए एक्सोटिक के लिए, लगभग 70,000 रुपए कोई भी इंडिजीनियस गाय के लिए। और मुर्रा बुफेलो भैंस है, मुर्रा हरियाणा की ये मुर्रा भैंस है सबसे ज्यादा। जिसके पास है मुर्रा उसका उच्चा है तुर्रा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ये हरियाणवी लैंग्वेज है भाई। जिसका ऊंचा, जिसके पास मुर्रा उसका ऊंचा रहेगा तुर्रा। ठीक है भाई। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट। 76,000 रुपए मुर्रा के लिए, कोई भी और गाय पाल रखी है तो 70,000 रुपए, और कोई बाहर की गाय है एक्जोटिक है तो उसके लिए 71,000 रुपए अप्रोक्सीमेट दिए जाते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या बातें हैं वो भी देख लीजिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड में। अरे रुक जा, नहीं, नहीं तो ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इफ यू ओन श्रिम्प, अगर आपने श्रिम्प पाल रखे हैं पानी के अंदर, ब्रैकिश वाटर श्रिम्प है, या स्पेसिफाई द क्रेडिट लिमिट विल बी ऑफर्ड 92,800 रुपए, और 1,11,200 रुपए फ्रेश वाटर श्रिम्प के लिए। जो मैराइन श्रिम्प है उसके लिए, ब्रैकिश जो नमकीन पानी में है उनके लिए 92,800 रुपए। श्रिम्प क्या आते हैं सर? श्रिम्प मछलियों की तरह ही जो पानी के अंदर जीव होते हैं, जिनको पालतू बना के खाने में यूज किया जाता है, ककड़े झींगे वगैरह वगैरह। तो उनके लिए जो स्कीम है कि जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड, उसके दौरान पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे मुर्रा के लिए 76,000 रुपए थे, कोई गाय थी उसके लिए 73,000 रुपए, ऐसे अलग अलग थे ना, वैसे ही इनके लिए भी, श्रिम्प के लिए। ब्रैकिश वाटर वाले के, नमकीन वाणी के लिए 92,000 के करीब है, और 1,11,000 के करीब है फ्रेश वाटर श्रिम्प के लिए। द स्केल ऑफ द फाइनेंस हैज बीन डिसाइडेड आफ्टर द recurring cost towards the feeding, veterinary aid, water, labor, इलेक्ट्रिकल सप्लाई वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रिकल सप्लाई, डॉक्टर का, फीडिंग, उनका खाना लाना, पानी सप्लाई करना, लेबर का खर्चा, ये सारा मिला के सरकार उनको लगभग इतना पैसा लगेगा वो दे देती है। ठीक है। फॉर एनी पर्सन हु हैड कैटल, जिनके पास गाय हैं, एंड फ्रेश वाटर श्रिम्प मोर देन ए वैल्यू ऑफ 1.6 लाख, कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब क्या था? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। विल बी नीड टू गिव इट टू द बैंक, बैंक को 1,60,000 रुपए देता है बैंक, अगर किसी के पास कैटल है और फ्रेश वाटर श्रिम्प है, जिनकी जो वैल्यू है 1,60,000 रुपीज देती है। पर कोलेटरल उसके साथ मतलब सिक्योरिटी भी भरनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये क्या हो गया इसको? चल रहा है? नहीं चल रहा भाई। अब तो बात आ गई यहाँ पे, नहीं हो रहा, छोड़। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एन ओनर कैन परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द क्रेडिट लिमिट। जो भी तुम्हें पैसा दिया गया 1,60,000,
दे के किसान को बोल दिया गया है, जा जी ले तेरी जिंदगी, और जितना पैसा खर्च किया जाए कर, कुछ भी ला कुछ भी कर, इनको पाल। और कहीं भी लगा मेरे को मैटर नहीं है तूने कहाँ क्या खरीदा, घर के लिए सोफा खरीदा या बेड खरीदा, वो भी मतलब नहीं है। पर उन्होंने जो दे दिया है और कह दिया गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एन ओनर कैन परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द क्रेडिट लिमिट पे, जितनी लिमिट है। हाउएवर ही एंड सी मस्ट रीपे अमाउंट ऑफ द 1 ईयर के अंदर अंदर दे देना 4% रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, नहीं तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा इफ दे बिकम। अगर आपने ये नहीं भरा तो आपका दिवालिया घोषित किया जाएगा, आपको डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा, कंगाल घोषित कर दिया जाएगा। बहुत ही बुरी बात है। अगर ये इंटरेस्ट नहीं भरा तो आपको कंगाल दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। इफ द मनी इज नॉट रीपेड विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर अगर आपने 4% इंटरेस्ट के साथ इसको पूरा नहीं भरा, इस लोन को वापिस नहीं करा, तो आपको डिफाल्टर, आपका दिवालिया, आपको कंगाल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर पे बातें कर लेते हैं भाई। किसान कॉल सेंटर क्या होता है? केसीसी, किसान कॉल सेंटर, ये लोगों को जो किसान है घर पे बैठे फोन करके कोई भी प्रॉब्लम है, सर मेरी मिट्टी में ये प्रॉब्लम है, मेरी खेती में ये प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई पैथोजन आ गया है जो कि हमारी फसल को उगने नहीं दे रहा है, हमारी फसलों के अंदर लीफ ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं, क्लोरोसिस आ गई, नेक्रोसिस आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे चर्चाएं करें। इनका फोन 6 से 10 बजे तक हर टाइम खुला रहता है। एक नंबर होता है जो पूरे इंडिया में है, 1800 180 1551, उस पर कभी भी कॉल मिलाएंगे तो आपका कॉल लगेगा। 6 बजे सुबह से लेके रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। इनकी कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं होती, चाहे संडे हो सैटरडे हो, इनको हर रोज आना होता है और अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी होती है। परंतु इनको ओकेजनल छुट्टियां मिलती है, जैसे दीपावली, होली, त्योहार हैं, धुलंडी वगैरह वगैरह पे इनको छुट्टियां मिलती हैं, बाकी इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। आप कभी भी कॉल करके इनसे कुछ भी प्रॉब्लम अपनी जो सोइल वाटर या फिर खेती से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए इसके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। ये नंबर मैंने बोल दिया है तुम्हारे सामने, 1800 180 1551। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। किसान कॉल सेंटर लॉन्च्ड ऑन जनवरी 21 2004, 2004 में 21 जनवरी को ये शुरुआत हुई। टोल फ्री नंबर था 1800 180 1551, और इसकी जो टाइमिंग है 6 बजे सुबह से लेके 10 बजे शाम तक कर सकते हैं। इसको ऑपरेशन करते हैं 2 लेवल पे। 2 लेवल पे मतलब सर, फर्स्ट लेवल क्या करता है, आपकी क्यूरी, आपकी जो बात है उसको सुनता है और आपके फोन कॉल्स को अटेंड करता है, आपको रिप्लाई देने का काम है। दूसरा जो लेवल है वो उसके ऊपर अप्लाई करता है, वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तरीके ढूंढता है। ठीक है, उसका दूसरा लेवल है। और केसीसी टोटल कितने हो चुके हैं? 21, अब शायद 22 भी हो गए हैं टोटल केसीसी। ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल केसीसी कितने हैं? 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, 21 केसीसी हैं इंडिया के अंदर। किसान कोल, और प्रॉब्लम को, मेरा लैपटॉप भी स्विच ऑफ के करीब है। हाँ, तो किसान कोल टोटल लॉन्च्ड इन केसीसी ऑपरेट्स 22, टोटल 22 लैंग्वेज में इसको ऑपरेट किया गया है। लैंग्वेजेस इन केसीसी 22। किसान कॉल सेंटर केसीसी, किसान कॉल सेंटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फार्मर थ्रू ए टोल फ्री नंबर है 1800 180 1551, 1800 180 1551। ठीक है, इस पे आपको कभी भी कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, निदान मिलेगा आपकी समस्या का। देखिए, जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है सर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैं बताता हूँ तुम्हें। ये एक ऐसी योजना है जिसमें पूंजी प्रोवाइड की जाती है, रुपया दिया जाता है और किसान को उसका बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या होता है, एक लाइन लिखी गई, पूंजी सफलता की कुंजी, मनी इज द सक्सेस ऑफ की, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, पूंजी सफलता की कुंजी, ऐसा लिखा होता है इस पे। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस एज कंपेयर टू द मनी। ठीक है, बट हम आगे बात कर लेते हैं, हमारी इन बातों को तो छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर क्या बताया गया है उस पे फुल डिटेल पढ़ ली जाए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMPWMY लॉन्च्ड इन 2015। कब स्टार्ट हुई भाई, ये याद रखना, 2015 में सर। प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख रुपए तक लोन देती है। नॉन कॉर्पोरेटिव और नॉन फार्मर स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, जो छोटे नॉन कॉर्पोरेटिव बंदे हैं, नॉन फार्मर स्मॉल, जो छोटे धंधे स्टार्ट कर रखे हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। द मिनिमम एज अप्लाई करने के लिए 18 साल है और मैक्सिमम एज इसके लिए 65 साल की मानी जाती है। लोन लेने के लिए मिनिमम कम से कम 18 साल का तो वो होना चाहिए और 65 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में अगर है तो वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। सही है भाई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बात और बता देता हूँ तुम्हें, तीन बातें जो इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तीन तरह के लोग आते हैं। एक तो होते हैं शिशु, शिशु योजना होती है। एक होती है किशोर और एक होता है तरुण। मतलब शिशु मतलब छोटा लोन दिया जाता है। शिशु में सर कितना लोन दिया जाता है, शिशु जो होती है ना उसमें 50,000 का लोन दिया जाता है। 50,000 से ज्यादा का लोन नहीं मिलता। 50,000 तक का लोन मिले तो ये शिशु योजना सर। अगर ये लोन 50,000 से 5 लाख हो जाए, 5 लाख तक हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, किशोर योजना। और तरुण कब होगी सर, ये 5 लाख से ये 10 लाख हो जाए तो इस योजना को तरुण बोला जाएगा। ये पहली वाली कौन सी, शिशु 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक का जो बीमा लोन तुम्हें मिलता है वो किस लिए, तरुण के लिए। ठीक है, तो ये तीन बातें इसके अंदर बतानी बहुत जरूरी थी। देखिए जरा, मुद्रा लोन आर प्रोवाइड अंडर 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में ये मुद्रा लोन दिया जाता है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है देख लीजिए। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, जिसमें पहली है शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है या उससे नीचे। और किशोर के अंदर 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है किशोर। और तरुण जो होती है तीसरी जो कैटेगरी है, उसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। जो थोड़ा लोन मिले तो शिशु कह देंगे, थोड़ा ठीक ठाक मिले तो किशोर, और भी ज्यादा लोन दिया जाए तो उसको तरुण कहा गया है। अरे समझ में आ रहा है भाई सभी को, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अगर मान लो कोई भी आपदा की वजह से तुम्हारी फसल खराब हो जाती है तो तुम्हें उसके लिए लोन दिया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और अगर मान लो किसी किसान ने फसल के लिए बीज आदि तैयार कर रखा था और उसने फसल उगाई ही नहीं, फिर भी उसने ये लोन ले रखा है, ये योजना अप्लाई कर रखी है, तो उसको उसका 25% फायदा तो फिर भी मिलेगा। अगर वो मिलता तो उसको बेनिफिट मिलता, जितना मिलना चाहिए था बेनिफिट उसका अप्रोक्सीमेट लगाकर उसको 25% तो उसको पे किया जाता है। ठीक है, ऐसी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कब लॉन्च की गई, 2016 के अंदर, 18 फरवरी 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है भाई, तो देखिए जरा इसके बारे में। It was launched in 18 Feb 2016, खरीफ 2016 में इसको लॉन्च किया गया। कवर्ड ऑल ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप सबको कवर करता है। इन फसलों पे ये जो योजना है ये चलाई गई। वन सीजन वन रेट, एक सीजन का एक रेट होगा। मैक्सिमम 2% फॉर खरीफ के लिए 2% का बेनिफिट, 1.5% फॉर रवि, और 5% फॉर एनुअल कमर्शियल जैसे कॉटन, शुगर केन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी, इनके लिए 5% तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कवर ऑल रिस्क ऑफ द क्रॉप, क्रॉप में जितने भी नुकसान है, रिस्क है, उनको कवर करता है ये। सारे रिस्क जितने भी फसल के अंदर होते हैं उनको कवर करने का काम ये स्कीम करती है। कौन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या क्या है जैसे देखना, कवर ऑल रिस्क ऑफ द क्रॉप साइकिल, प्रिवेंटिंग द सोविंग रिस्क टू द स्टैंडिंग क्रॉप एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। प्रिवेंटिव, जो सोविंग के दौरान जो लॉस हो गया, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस हो गया, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस फॉर कट एंड सेपरेट क्रॉप फॉर अप टू 14 डेज, अगर 14 दिन के अंदर अंदर ये लॉस होते हैं तो उनको कवर कर लिया जाएगा। ड्यू टू साइक्लोन आ गया, कोई साइक्लोनिक रेन्स आ गई या अनसीजनल रेन आ गई, उनकी वजह से जो लॉस होते हैं वो सारे इसमें कवर कर लिए जाते हैं। ऑन अकाउंट पेमेंट अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड ड्यू टू द प्रिवेंट सोविंग और मिड सीजन एडवर्सिटी। ये क्या कह रहा है, अगर आपने फसल को उगाया ही नहीं, फसल उगाया ही नहीं ना, तो भी उसका 25% तो आपको मिलेगा। मान लो आपने 1 लाख का बेनिफिट होना था, ठीक है, तो आपको इसका 25%, 25% कितना होता है पता है इसका, 25,000 रुपए हो गए सर। 25,000 रुपए तो फिर भी आपको इसके मिलेंगे।
ठीक है, तो ये समझ में आया। 25% जो है वो बेनिफिट फिर भी मिल रहा है अगर फसल मंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने ली है, इसका बेनिफिट लिया है, तो 25% तो तब भी मिलेगा अगर आपने बीज भी उगाया भी नहीं है। अगर आप भाई किसी कंडीशन की वजह से आप बीज नहीं उगा पाए, बारिश बहुत लगातार होती रही, आप उस सीड को घर पे ही रखे बैठे उगा ही नहीं पाए, फिर भी सरकार ने आपके लिए 25% सुविधा दी है कि 25% इसको पे किया जाए जितना इसके फसल होने की संभावना थी। ठीक है, ये होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब आ गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रिकल नेम, ई नेम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वो मंडियां हैं जिस पे पूरा खेल हुआ था। और थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें ये चीजें तो कवर होती है वो तो बता दिया, कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होती वो सुन लो। कब नहीं मिलेगा? अगर मान लो आपकी फसल में आग लग गई, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। ठीक है, आग लगने पे नहीं मिलेगा। मान लो कोई पशु आ गए और रात को वो सारी फसल को खराब चले करके चले गए, तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको आप कंट्रोल कर सकते थे इस चीज को। ठीक है, और मान लो कोई वार कंडीशन है, दो देशों के बीच में वार होगी और उस वजह से आपकी फसलें खत्म हो जाती है, तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये तीन कंडीशन मैंने बताई है। कब कब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? एक तो बार कंडीशन हो जाए, या पशुओं के द्वारा कोई फसल को खत्म कर दिया जाए, या आग लगने से आपकी फसल खत्म हो जाए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वरना कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई रेन की वजह से या बीज को नहीं उगा पाए, उनके सबके आपको बेनिफिट मिलेंगे। यार ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम, ये मार्केट मंडियां नजर आ रही है, दिखा भी रखा है यहाँ मंडी, मंडी दिखा रखी है। ठीक है, तो अब ये क्या खेल था सर, ये क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो थोड़ा सा बोल देता हूँ इसके बारे में, जरूरी। एपीएमसी, एपीएमसी क्या होता है सर? एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी है, मतलब मंडियां, मंडियों की बात हो रही है। ठीक है, उनके अंदर जो वो लागू करवाया था, मोदी जी ने जो ये लागू करवाया था ई नेम्स, भाई सभी किसानों को टैक्स फ्री कर देंगे, किसानों को फायदा मिलेगा, तो इसमें बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा एक आंदोलन चल पड़ा था इसके ऊपर। किसानों ने, हरियाणा और पंजाब के ने मेनली इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने मांग की कि ये लागू नहीं होने चाहिए। तो इसका विरोध करने का कारण, किसानों को तो मेरे ख्याल से इसका फायदा ही मिलना चाहिए था, किसानों को और भी टैक्स कम देना पड़ता। परंतु जो मंडियों पे अधिकार जमाए बैठे हैं लोग, उनको बेनिफिट नहीं होता, किसानों का जो पैसा था उनको डायरेक्ट मिलने लगता, तो उनको, जो मंडियों में बैठे हैं बड़े बड़े बनिए लोग, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। और उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनको भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए अपोज कर रही थी, सारे के सारे अपोज इसका क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको लॉस हो रहा था बहुत बड़ा, पर किसानों को इसका शायद मेरे अकॉर्डिंग लॉस नहीं होता, और सरकार का रेवेन्यू मारा जाता है, और जो टैक्स और जो मार्केट में मंडियों में बैठे हैं उनका बहुत बड़ा लॉस होता। आज के टाइम ये जो ई नेम है ये बढ़ता ही जा रहा है। 585 जो थे इसके पहले नंबर था, अब 415 और ऐड करके 1000 जो मंडियां बना दी गई है ई नेम के नाम से। और इसमें सभी किसानों को एक ही प्राइस पे अपना, पूरे इंडिया को जोड़ दिया गया, और एक ही प्राइस पे कहीं भी अपना जो अनाज है, अपनी सब्जियां हैं, उसको बेच सकते हैं, ऐसा बनाया गया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम। पर इसका अपोज हुआ, और किसानों का ठीक भी था, किसानों को करना भी चाहिए था, क्योंकि उनको लॉस होता, उनको लगा ऐसा, तो उन्होंने अपोज किया। पर मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। ठीक है, पर आई आई थिंक ये जो योजना थी ये बहुत अच्छी योजना थी, इसमें किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला था, उनको टैक्स बहुत ही कम भरना पड़ता और उनको बेनिफिट मिलता, परंतु उनको भड़का के इसके लिए एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, जो कि बहुत ही गलत था। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में। हाँ, तो करें स्टार्ट, आगे ही बढ़े। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी, मंडियां जो थी ई नेम के नाम से, इन पे क्या क्या बातें हैं, क्या स्कीम थी, ये सारा बता रहा हूँ तुम्हें।
ठीक, देखिए जरा, इसको रफ कर दूं। हाँ, तो देखिए भाई, लॉन्च कब किया गया सर? इसको लॉन्च किया गया इसको लॉन्च किया गया 2016 के अंदर। अरे मार्कर कहाँ गया? हाँ, लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल 2016 को। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम के नाम से इसको जाना जाता है। स्कीम वाज अप्रूव्ड 1 जुलाई 2015 में इसको स्कीम को स्टार्ट करना था। इनिशिएटेड अलोकेशन ऑफ RS 200 रुपए से ये स्टार्ट हो जाती है। RS 200 करोड़ टू द, अरे 200 रुपए नहीं, 200 करोड़ का रेवेन्यू इसके लिए दिया था सरकार ने। और 585 होलसेल, मतलब इतनी मंडियां थी। APMC, अभी मैंने बताया APMC के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटी, मंडीज अक्रॉस द कंट्री थ्रू द कॉमन ई प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जहां पे हर एक किसान उससे जुड़ सकेगा, हर एक अपनी क्यूरी, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा पाएगा। पर ऐसा, एक ही मंडी बनाना चाह रहे थे पूरे देश की, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। आज के टाइम 585 मंडियां APMC के तहत आती है। और ड्यूरिंग 2018 और 19 और 19-20 415 और ऐड कर दिए। 2018-20 में ये कितनी थी? 18 और 20-19 के अंदर ये कितनी थी भाई? 585 थी सर। और 19-20 में इनको, इनका नंबर और कितना बढ़ा दिया गया? 415 और ऐड कर दिया गया सर। आज के टाइम कितनी है टोटल? 1000 मंडियां हैं सर, 1000 मंडी हैं। ठीक है सर, 1000 मंडियां हैं। वाज लिंक्ड टू द ई नेम प्लेटफॉर्म से लिंक हो चुकी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, और भी बढ़ना चाहिए ये। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में क्या बोलते हैं? ई नेम, ई नेम ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच इज ऑब्जेक्टिव टू इंटरेस्टिंग द एग्जिस्टिंग मंडीज, वन नेशन वन मार्केट, एक देश की एक मार्केट बनाने का ये एम था। फॉर द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज इन द इंडिया, जो एग्रीकल्चर की कम्युनिटीज थी इंडिया के अंदर, उनका एक एम था कि एक नेशन का एक मार्केट बनाया जाए, सभी इसका बेनिफिट ले सकें। पर इसका बहुत ज्यादा अपोज किया गया, और कुछ मांगे थी उनको पूरा भी करवाया गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विद ओवरऑल विद ओवरऑल सक्सेस ऑफ 585 मंडी, 585 मंडीज इन ए फेज एंड फर्दर एक्सपेंड टू द विंग ऑफ 415, और उसमें ऐड कर दी गई है न्यू मंडीज इन द फेज सेकंड में। ई नेम प्लेटफॉर्म, आज के टाइम टोटल नंबर ऑफ मंडीज 1000 मंडीज अक्रॉस द 18 स्टेट एंड 3 यूनाइटेड टेरिटरीज के अंदर भी है ये। ठीक है, एट प्रेजेंट 175, अर्लियर जो 150 थी कम्युनिटी थी, इंक्लूडिंग द फूड ग्रेन से 175 कम्युनिटी बन चुकी है आज के टाइम, पहले 150 थी। ऑयल सीड फाइबर वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर बीइंग ट्रेड इन ऑन ई नेम में ये सारी चीजों की ट्रेड की जाती है, व्यापार किया जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ई नेम मंडीज, ई नेम की मंडीज कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, उन पे भी थोड़ी सी बातें बताई गई हैं, ये भी सुन लीजिए। टोटल ई नेम मंडी 1000 है, अभी बात हुई थी 585 में 15 और 415 और जोड़ के हो गया। ई नेम के प्लेटफॉर्म सब 400, 144 मंडी राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में 125 है, गुजरात में 122 है, और महाराष्ट्र में 118। सबसे ज्यादा राजस्थान एक नंबर पे चल रहा है। इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है, ई नेम के द्वारा इनका बेनिफिट लिया जाए। किसी को कोई सामान लाने में इधर उधर प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको सोल्व करने के लिए 1800 270 00224, ये फार्मर्स के लिए, FPO के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल होते हैं, और वो सारी सर्विसेज देते हैं ई नेम मंडीज में। ये एक टोल फ्री नंबर है जिसपे करके कोई भी प्रॉब्लम है, रास्ते में कोई ले जाने में लाने में प्रॉब्लम हो रही है किसी भी अनाज को मंडियों तक, तो वो सोल्व कर दी जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ई नेम के बाद मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब जो बागवानी है, फ्रूट्स आदि की खेती है, उनके लिए जो मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, MIDH नहीं, MIDH, जो स्टार्ट किया गया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो देखिए इसमें क्या था MIDH में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, पूरी तरह से सेंटर ने इसको कवर किया था, कुछ स्टेट भी इसमें हेल्प कर रहे थे। MIDH इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी हॉर्टिकल्चर के लिए। इट वाज लॉन्च इन 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया। अंडर MIDH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल क्वालिटी फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द स्टेट एक्सपेक्टेड नॉर्थ ईस्ट हिमालय 40
परसेंट शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 40% जो है वो स्टेट के द्वारा भी दिया जा रहा था। इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिमालय स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% कंट्रीब्यूशन दे रही थी अपना, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी या फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड सीडीबी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द हॉर्टिकल्चर सीआईएच, नागालैंड एंड द नेशनल लेवल एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 100%। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, इनमें ये 90% कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो कंट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट की नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, नागालैंड एंड नेशनल लेवल एजेंसीज और गवर्नमेंट मिलकर टोटल 100% कंट्रीब्यूशन दे रहे थे इन स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट के जो ये 8 स्टेट आते हैं इनमें, और हिमालय के 3 स्टेट आते हैं इनमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और इनके बारे में क्या क्या दिया गया है। MIDH कंसिस्ट ऑफ 5 सब स्कीम, इसके अंदर और भी 5 सब स्कीम इसके हिस्से, और भी स्कीम क्या क्या थी अभी भी नाम भी बोल दिए कुछ के। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी इसी में इंक्लूड था, हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालय स्टेट के लिए भी था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये 5 भी इसके अंदर ही इंक्लूड किए गए थे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर। ठीक है, MIDH। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नई स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। जो क्रॉप रेजिड्यू मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अंदर जो धान की कटिंग की जाती है, धान को काट लिया जाता है, उसके बाद जो पराली जिसको बोलते हैं, जो रेजिड्यू बचता है उसको जला दिया जाता है, और उसकी वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, और इस पोल्यूशन की वजह से आंखें तक जलने लग जाती हैं और बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फैलती हैं। तो इसको से बचने के लिए एक स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। जो क्रॉप का रेजिड्यू है, इन सिटू मतलब वहीं पे रख के उसका मैनेज कर दिया जाए, उसको फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में भी यूज किया जा सकता है, उसको कटिंग करके कुछ मशीनें भी फ्री प्रोवाइड की, या कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने, बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जिसके दौरान जो भी वेस्ट, जो रेजिड्यू बचा है, उसको वही मैकेनाइज किया जाए, उसका इन सिटू मैनेजमेंट कर ले कैसे भी किसान, उसके लिए लोगों को सब्सिडी तक दी है गवर्नमेंट ने, और उसी के लिए ये एक स्कीम है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। जो क्रॉप का रेजिड्यू बचता है उसको इन सिटू मतलब अंदर ही उसी खेत में या अपने ही एरिया में रख के उसका मैनेज करने के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर में सरकार ने ये स्कीम चलाई है। अब इस पे बातें कर लेते हैं, और भी क्या बातें हैं देख लेना जरा। इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन मेनली थ्रू द सब मिशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सिंपल सी बात, वही बात कह रहा है कि सब मिशन है, बहुत सारे मिशन भी चलाए गए ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ताकि उसको अंदर ही समेटा जाए, उसको जो कचरा है, जो भी वेस्ट है, उसको वहीं पे खत्म किया जा सके। फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट देयर इज ए डेडिकेटेड सेंट्रल सपोर्ट स्कीम्स कॉल्ड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर द इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। सरकार ने कुछ मैनेजमेंट के लिए सेंटर ने बहुत सारी सुविधाएं दी, ताकि उसको इन सिटू मैनेज किया जाए, वहीं पे रख के उसको कचरे को, जो रेजिड्यू, कचरा तो नहीं बोलेंगे, जो रेजिड्यू है फसल का, उसको फिनिश किया जा सके। अरे समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। The scheme promotion of agriculture mechanization in situ management crop residue initiated since, हाँ ये कब स्टार्ट हुई, 2018 से, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2018 में इसको स्टार्ट किया गया। वेन एवर फार्मर आर प्रोवाइडेड मशीनरीज फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CHC कस्टम हायर सेंटर, कस्टम हायर सेंटर बनाए गए इसके लिए, और इन सिटू मैनेजमेंट के लिए मशीनरीज प्रोवाइड की गई फार्मर्स को, ताकि जो भी रेजिड्यू बचे उसको वही इन सिटू खत्म किया जा सके। ठीक है सर। इंडिविजुअल फार्मर आर आल्सो प्रोवाइड सब्सिडी फॉर द प्रोक्योरमेंट फॉर मशीनरी। जो मशीनरीज दी जा रही थी उसको खत्म करने के लिए, जो वेस्टेज था या फिर रेजिड्यू था, उसके लिए सब्सिडीज भी प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का मेन रोल था। अरे समझ में आया यहाँ तक भी? आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ बातें हैं इसके बारे में, वो भी सुन लीजिए। इट इज सेंट्रल सेंट्रल पूरी तरह से सेंट्रल स्कीम है, इसमें कोई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, एनसीटी
जो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली में आते हैं, फॉर द प्रोवाइड फ्रॉम 2018 से 19 और 19 से 20 100% सेंट्रल शेयर था। इसमें 100% सेंटर का रोल है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्टेट का रोल नहीं है। परंतु जो हरियाणा, यूपी और पंजाब में इसका जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए मेनली बनाई गई। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर फॉर द परचेज ऑफ द कॉस्ट रेजिड्यू मशीनरी मैनेजमेंट मशीनरी। जो 50% तक का कॉस्ट है वो रेवेन्यू दिया जा रहा था, फाइनेंस दिया जा रहा था, ताकि मशीनों को खरीदे किसान और इस रेजिड्यू से रिलीफ मिले। Financial assessment 80% of project cost is provided in the cooperative society of farmers, farmer producing organization। जो cooperative society है farmer की और farmer producing organization, इन्हें 80% तक का financial assessment दिया। Registered farmers and society and पंचायत for the establishment of custom here center for crop residue management machinery। जो crop residue machinery है उनको लें, ताकि हम उनको फाइनेंस भी किया गया बहुत सारे स्कीम्स एफपीओ के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स के द्वारा, पंचायत के द्वारा और रेजिडेंटेड फार्मर सोसाइटीज बहुत सारे मिलके, ताकि इन मशीनों को खरीद के इस रेजिड्यू से छुटकारा मिले। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्कीम, स्कीम में क्या क्या कंपोनेंट थे? दो ही कंपोनेंट थे, एक तो मशीनरी खरीदो और उसको इंस्टीट्यू बैलेंस करो। एक तो मशीनरी को खरीद लाओ ताकि मशीनरी पे सब्सिडी जो भी मिल रही है उसका बेनिफिट लो, और दूसरा उसको वहीं रेजिड्यू को इंस्टीट्यू मैनेज करो। यही थे, देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हेयरिंग, इंस्टीट्यू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी। ठीक है। फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ फार्मर procurement of the agriculture machinery and equipment for in situ crop residue management, in situ उसको मैनेज किया जा सके। यही ओवरऑल सारा कहने का मतलब है। इस पे सब्सिडी थी और ये जो रेजिड्यू बचा हुआ उसको वहीं पे फिनिश मैनेज करने का एक सिस्टम था। इन situ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, और कुछ भी बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई, कहाँ हुई, किन स्टेट्स के लिए इसको किया गया, बस ये याद रख लेना। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल डंग। जो एनिमल डंग होता है, एनिमल का वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, उससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर सकते हैं और हमारी जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि जो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, इनसे छुटकारा मिल सके, और जो फसल है उसमें जहर की कमी हो सके भाई, खाना पीना स्वच्छ हो सके। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर थ्रू द एग्रीकल्चर वेस्ट, जो खेतों से, सब्जियों से, कचरे से जो वेस्ट मिलता है उससे, और एनिमल डंग से हम क्या ऑर्गेनिक मेन्योर तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कंपोस्ट, उसको गला सड़ा के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम्म तो देखिए, to incentives the production of organic manure is the Ministry of Agriculture runs scheme named Capital Investment Subsidy Scheme, CISS, Capital Investment Subsidy Scheme चलाई गई। ठीक है, ताकि ये ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर सके। अंडर दिस फाइनेंशियल assistance is provided for the stabilizing the fruits and vegetable agro composting units। फ्रूट जो वेजिटेबल उनका जो वेस्ट बचता है उनको कंपोस्ट, गला सड़ा कर तैयार करने की एक फाइनेंशियल असिस्मेंट प्रोवाइड किया गया। भाई हम सपोर्ट, गवर्नमेंट ने कुछ फायदे दिए ताकि किसान इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे सकें। ठीक है। क्रेडिट लिंक बैंक एंड इट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू प्राइवेट एजेंसीज थ्रू द नबार्ड। नबार्ड के थ्रू जो इनको ओवरऑल मतलब जो सब्सिडी दी गई नाबार्ड के द्वारा वो 33% की थी। 33% की सब्सिडी दी किसने? नाबार्ड ने। ठीक है भाई, ठीक है, याद रख लेंगे। 33% टोटल फाइनेंशियल आउटलेट अप टू द मैक्सिमम। और कितने लाख रुपए? 63 लाख रुपए एक यूनिट अगर तैयार करोगे तो उसके लिए तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट एजेंसीज ने भी इसके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल प्रोवाइड किया, ताकि लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सकें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया गया वो भी देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। Whereas state and central government agencies are provide 100% assistance with a maximum limit of Rs 190 lakh per unit। एक
यूनिट के लिए 100% असिस्मेंट 190 लाख एक यूनिट तैयार करने के दिए। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड इनपुट सब्सिडी आर एस 31,000 पर हेक्टेयर अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। देखो परंपरागत कृषि विकास योजना भी ऑर्गेनिक खेती पे ही थी, और उसके अंडर उन्होंने कितने 31,000 पर हेक्टेयर में दिया, और 32,000 पर हेक्टेयर अंडर द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ऑर्गेनिक की जो चेन बना दी जाएगी तो 32,000 रुपए पर हेक्टेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये दो स्कीम है, एक तो ये अभी पढ़ रहे हो तुम, और एक परंपरागत कृषि विकास योजना ये भी थी। इन दोनों में ये क्या किया गया है, इन दोनों स्कीम के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दिया गया है। दोनों स्कीम के नाम याद कर लें, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू द एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल डंग, एक तो ये स्कीम, और दूसरी क्या थी, परंपरागत ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली। ठीक है, इन दोनों पे ध्यान दिया जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्कीम पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, तो परंपरागत कृषि विकास योजना और एक ये जो वेजिटेबल और फ्रूट से मेन्योर तैयार करने की, ये दोनों योजनाएं किस पे बेस्ड थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही थी सर। अब जो नेक्स्ट है, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एफ एम डी सी पी। ये क्या है सर, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो पशु होते हैं ना उनके फुट में मुंह खुरा बोला जाता है हरियाणा में, अगर आपने सुना हो, हरियाणा के किसानों के अगर बच्चे हो आप, तो आपने सुना हो मुंह खुरा की प्रॉब्लम। मुंह और खुर, खुर मतलब पाँव में और मुंह में उनके छाले होने लगते हैं पशुओं के, और उससे उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे बचने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया, FMDCP, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। द FMD इरिडिटेशन ऑफ बीइंग इम्प्लीटेड अंडर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NADCP के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। NADCP हैज टोटल आउटले 13,343 करोड़ फॉर 5 ईयर में, इतना आउटले इन्होंने दिया 2019-20 से 2023-24 तक इसको इरिडिकेट करने का प्रोग्राम था। इट इज ए सेंट्रल स्कीम थी, पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% गवर्नमेंट फंड कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है भाई, ये स्कीम एक सिंपल सी छोटी सी स्कीम चलाई गई माउथ एंड माउथ और फुट की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। इट्स एम टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज बाय 2025। इसका एम था कि 2025 तक हम पूरी तरह से माउथ और फुट में होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से इरिडिकेट कर देंगे, वैक्सीनेशन की हेल्प से इरिडिकेट कर दिया जाएगा बाय 2030 तक। ठीक है, इसको हम अचीव कर लेंगे। The envisages the vaccination of 100% cattle, buffalo, sheep, goat, pig population for FMD। FMD के द्वारा 100% वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी गई है फुट एंड माउथ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये है मछली पालन के लिए भी एक स्कीम बनाई गई। जो मछुआरे, जो मछलियां पालन करने का शौकीन है, जिसको मछलियां पालने में पालकर और उससे बेनिफिट ले रहे थे, उन किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चलाई गई। और इसमें क्या क्या है वो देख लीजिए। कब लॉन्च हुई, 2019 में 5 जुलाई को, 2019 में 5 जुलाई को प्रधानमंत्री मत्स्य योजना स्टार्ट करी गई, प्रधानमंत्री मत्स्य स्कीम योजना। मत, तो इसमें क्या था देखना, अरे रे रे मार्कर, हाँ ठीक। तो देखो ये लॉन्च कब की गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च हुई सर 5 जुलाई 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था। इसका एम था टू इंक्रीज द फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट, फिशेज के और एक्वेटिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। इम्प्लीमेंट प्रोवाइड 2020 और 21 में इसको अचीव करना। FY 2024-25 इन ऑल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जितने भी स्टेट हैं उनकी यूनियन टेरिटरी में इसको लागू करवा दिया जाए, ऐसा था एम 2025 तक। इट इंक्लूड MOFPI इसके अंदर इंक्लूड था स्कीम सच एज फूड पार्क, फूड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड थे। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और बातें भी बताना चाहूंगा इस स्कीम के बारे में, सुन लो। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना। इट इंक्लूड, इसके अंदर जो मत्स्य पालन वाली जो स्कीम थी संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में MOFPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
और फूड पार्क, फूड सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंक्लूड थे। इसको 5 जुलाई 2019 में स्टार्ट किया गया। मछलियां पालन और एक्वाटिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया, और इसको 2024-25 तक पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैला दिया जाएगा, ऐसा इनका टारगेट था, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके स्कीम का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर द कैबिनेट हैज सेट अप टू 7522 करोड़ स्पेशल फिशेज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, इतना फंड दिया गया इसके लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज set a target of fish production and aim that is to achieve the target of 15 million ton, और इसमें जितना खर्चा लगाया इसको 2020 तक 15 मिलियन टन में कन्वर्ट किया जाएगा। द ब्लू रिवोल्यूशन एंड राइजिंग टू अबाउट 20 मिलियन टन बाई 2022-23 तक इसको 20 बिलियन टन में, बिलियन नहीं मिलियन टन में बदल दिया जाएगा। नेशनल फिशरी पॉलिसी 2020 में स्टार्ट की गई, नेशनल फिशरी पॉलिसी 2020। ठीक है, इसमें क्या था, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूसिंग ए कॉम्प्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड नेशनल फिशरी पॉलिसी, एक इंटीग्रेटेड नेशनल फिश पॉलिसी स्टार्ट करी गई। इंटीग्रेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन द मैराइन फिशरी 2017, इसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया, 2017 में जो मैराइन फिशरी स्टार्ट की गई थी उसके साथ इसको जोड़ दिया गया है, इस स्कीम को भी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिशरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे, देख लेना। ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, its primary objective to fully harness the captured and culture fishery potential of the country by the enhancing fish production and productivity in the responsible for sustainable manner, एक बढ़िया मैनर से जो फिश का प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जाए, और कंट्री में जो हमारी इनकम है किसानों की, उनकी इनको अनाउंस करने के लिए इस पे पूरा जोर दिया गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था इसका। ये रोबस्ट मैनेजमेंट, रोबस्ट का मतलब होता है एक बहुत तगड़ी मैनेजमेंट की जरूरत है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड नेसेसरी लीगल बैकिंग एंड इफेक्टिव फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत तगड़ी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के। विल बी रिक्वायर्ड थ्रू एन इकोसिस्टम अप्रोचेज फॉर द फिशेज, EAF मैनेजमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इकोसिस्टम अप्रोच फॉर फिशरी मैनेजमेंट। अरे समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्टार्ट की गई, और इसमें क्या था, प्रधानमंत्री ने जो लॉन्च किया इसको 2016 में, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, MOFPI, पहले भी ये बोला था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, ये मिनिस्ट्री थी, लॉन्च 2016 में। ऑब्जेक्टिव टू सप्लीमेंट द एग्रीकल्चर एंड मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो तो कम किया जाए, उसको मॉडर्न प्रोसेसिंग करी जाए, और एग्रीकल्चर में सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। अरे समझ में आया भाई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है क्या ये, हाँ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज 7 कंपोनेंट स्कीम, 7 कंपोनेंट्स थे इसके अंदर। वो कौन कौन से स्कीम में कंपोनेंट्स आते थे उन पे भी चर्चाएं कर ली जाएं। वो कौन कौन से कंपोनेंट है, पहले इनको रफ कर दो। हम्म, अब बोलते हैं मेगा फूड फूड पार्क, इंटीग्रेटेड चेन फूड एंड वैल्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, क्रिएशन ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, creation expansion of the food processing and preservation capacities, food safety and quality assurance in infrastructure, and human resource and institutions, ये सब इसमें इंक्लूड 7 कंपोनेंट माने गए स्कीम के। इतना ज्यादा डीपली अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि क्वेश्चन गलत है ना हो, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, ACABC, ACABC, एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, ये क्या है देख लीजिए। इसको लॉन्च किया गया 2002 में, बहुत पुरानी स्कीम है भाई। इसको लॉन्च कब किया गया था, ACABC को लॉन्च किया गया 2 अप्रैल 2002 में।
सेलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ सब्सिडी हैज बीन अनाउंस्ड Rs 20 लाख फॉर द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अगर कोई एक बंदा एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कोई फसलों में क्लिनिक करने के लिए उसके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट लेके आता तो उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सक्सेस नजर आ रही है लोग स्कीम देने वालों को, तो वो 25 लाख तक भी एक के लिए इंडिविजुअल को दे सकते हैं सक्सेस, अगर इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट में ज्यादा सक्सेस नजर आ रही है। अगर 100 लाख रुपए अगर किसी को लेने हैं तो 5 बंदों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप प्रोजेक्ट है एस्टेब्लिश्ड बाय ए ग्रुप ऑफ कंपेयरिंग एट लीस्ट 5 ट्रेडिंग पर्सन अंडर दिस स्कीम आउट ऑफ विच वन कुड बी परफॉर्म मैनेज बैकवर्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये है ना 10-20 लाख रुपए दिए जाते हैं इंडिविजुअल को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, परंतु अगर उसका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है, तो उसको 25 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा सक्सेस नजर आ रही है तब जाके कमी। अगर अब किसी को 100 लाख रुपए लेने तो 5 बंदों को एक ग्रुप बना के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्रुप प्रोजेक्ट में 100 लाख रुपए लगभग 25-25 लाख सभी के हिस्से में आ सकते हैं, 20-20 लाख। वही बात तो वहीं बढ़ती है, चाहे इंडिविजुअल स्टार्ट कर लो वो स्टार्ट कर लो वही 25-20 लाख रुपए वही। अगर सक्सेस रेट अच्छा है तो 25 लाख तक भी ले सकता है और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। अरे समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी पैटर्न हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी, कंपोज्ड सब्सिडी भी कहते हैं इसको। जो सब्सिडी पैटर्न हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम द कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी टू कंपोजिट सब्सिडी विच विल बी बैकएंड इन नेचर। इट इज 44% प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए जो इस सब्सिडी है वो 44%, एसटी और एससी कास्ट के लिए, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया के स्टेट हैं उनके लिए भी, और वुमेन के लिए भी एससी एसटी के लिए 44% सब्सिडी है। और 36% प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर ऑल अदर, जो बाकी इनके अलावा बच गए उनको 36 दिया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वाज रिप्लेस्ड विद द इनहांस्ड क्वांटम ऑफ द बैक एंड सब्सिडी से इसको बदल दिया गया। मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड 5 तो इसमें होने ही चाहिए सब्सिडी को लेने के लिए। ठीक है जी। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो 9 बजे से स्टार्ट होकर 9 AM से 5:30 PM तक स्टार्ट रहता है, और इसका टोल फ्री नंबर है 1556। फर्स्ट एबी फर्स्ट AC ABC एस्टेब्लिश्ड इन वेपी वलसाड डिस्ट्रिक्ट में, वेपी गुजरात के अंदर सुनील कुमार ने इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट वेपी वलसाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात बाई सुनील कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज इसको कहते हैं, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स को। जो ट्रेनिंग देने का काम था वो था मैनेज का। मैनेज की फुल फॉर्म क्या है? मैनेज, MANAGE, मैनेज। ठीक है, वो भी आप देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैनेज बोलते हैं। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू एलिजिबल कैंडिडेट। इंक्लूजन ऑफ द मुद्रा लोन, मुद्रा लोन है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY एंड एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम ACABC के अंदर ही इसको भी लाया गया, मुद्रा लोन वाले को भी। ठीक है भाई, तो ये सारी स्कीम्स के टोल फ्री नंबर था और किस किस को इसका बेनिफिट मिल सकता है, कितने लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है वो दिखा दिया गया है। सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, सेफ्रॉन रिवोल्यूशन मतलब है सोलर एनर्जी के लिए। सोलर एनर्जी की का जो स्कीम है उसको कैसे स्टार्ट करें और क्या उसका बेनिफिट है उसके लिए ये लॉन्च की गई 2014 के अंदर। ऑब्जेक्टिव था सेफ्रॉन कलर ऑफ द एनर्जी सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मेनली रिलेटेड टू सोलर एनर्जी अदरवाइज इन द फोकस ऑन द एनर्जी डेवलपमेंट पे इसका फोकस था। सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्कीम है सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन, इसको कहा जाता है सोलर एनर्जी के लिए। याद भी होगा तुम्हें जब मैंने रिवॉल्यूशन पढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई हर किसी का घर होना चाहिए, कच्चे घर में नहीं रहना चाहिए, हर किसी को छोटा मोटा जैसा भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वैसा घर जरूर प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट की गई। इसको लॉन्च किया गया। हाउसिंग फॉर द ऑल, हर किसी को घर मिले 2022 तक लॉन्च टू अचीव द ऑब्जेक्टिव था हाउसिंग फॉर द ऑल बाय 2022। एस्ट वाइल द रूरल हाउस, मतलब जो गांव में रहते हैं उनको मेनली स्कीम इंदिरा इंदिरा आवास योजना AIY थी वाज रिकंस्ट्रक्ट। ये योजना पहले से स्टार्ट थी इंदिरा आवास योजना के नाम से, पर इसको रिकंस्ट्रक्ट करके नेम बदल दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G बना दिया गया इसको 1 अप्रैल 2016 के अंदर, ये जबकि बहुत पहले ही स्टार्ट हुई हुई योजना थी। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें रूरल गांव की डेवलपमेंट से रिलेटेड ये योजना स्टार्ट की गई, ताकि हर किसी को कोई ना कोई घर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है भाई, हाउस प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट की गई थी। तो इसमें देखो एम क्या था, एम टू प्रोवाइड द पक्का घर, पक्का हाउस विद द बेसिक एमिनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज हु हैव होमलेस और लिविंग इन द कच्चा और डिपिटेड हाउस, जिसके पास टूटा टूटा और कच्चा घर है, उनको मार्च 2022 तक एंड तक उनको घर प्रोवाइड किया जाए। किनको बेनिफिट मिला, पीपल जो SC ST में आते थे, फ्री बॉन्डेड लेबर थी, नॉन नॉन SC ST कैटेगरी में भी जिनको घर नहीं थे, विडो जो विधवा हो चुकी औरत उनको, नेक्स्ट ऑफ द किन डिफेंस पर्सनैलिटी जो किल हो चुका है जिनके घरों में उनको, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड मेंबर ऑफ द फोर्सेज एंड डिसेबल्ड पर्सन, और इनको मॉनिटरीज को दिया गया। डिसेबल्ड था कोई किसी के घर में, या रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है उनको भी, या कोई डेथ हो चुकी है, विडो हैं, या जो लेबर वर्कर हैं SC या ST में आते हैं, उन पीपल को इसका बेनिफिट दिया गया। अरे समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किनको नहीं मिला, जो गवर्नमेंट घरों में जिसकी सरकारी नौकरी थी या बड़ी पोस्ट पे जो लगे हुए थे, और जिनके जो पहले से ही घर हैं, प्लाट हैं, या फिर जिनकी खेती बहुत ज्यादा है, उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। सेक्शन ऑफ बेनिफिटरीज, बेनिफिटरी का जो सेक्शन था वो क्या था, अभी तो पढ़ लिया हमने ये। देखो, थ्रो एंड 3 स्टेज था, सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी, सेंसिस स्टार्ट किया 2011, ग्राम सभा एंड जियो टैगिंग, 3 जगह पे इसको अलग अलग सेक्शन में स्टार्ट किया गया ताकि अलग अलग लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। कोस्ट शेयरिंग, कोस्ट शेयरिंग कैसे, द कोस्ट ऑफ यूनाइट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, 60% गवर्नमेंट देती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% स्टेट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता था। और 90 और 10 का है, नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया इनके लिए अलग है। 90% तो देती है गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे पाती है। जबकि अदर जितने भी स्टेट्स थे उनमें 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती थी। कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र ये लास्ट से में बिल्कुल हमारा जो चैप्टर है अंतिम चरण में चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जो खोले गए हैं इंडिया के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम NARS। कृषि विज्ञान केंद्र इज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया, ऑल KVK fall under the jurisdiction of one of the 11 agriculture technology application research institute throughout the India। 11 जो टेक्निक्स चलाई गई हैं इनके अंडर ये आते हैं सारे के सारे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और ये स्कीम जो कृषि विज्ञान केंद्र है, एज ए दिसंबर 2011 देर इज अप्रोक्सीमेटली 725 KVK थे, 725 KVK थ्रू आउट द इंडिया है 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग दिसंबर में। द फिक्स KVK वाज स्टिल 1974 में पांडुचेरी में द फर्स्ट, पहला जो KVK बनाया गया, ये याद रखना भी, पांडिचेरी में 1974 में। ये आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और आज के टाइम कितना है, 725 इनका नंबर है, ये नंबर पे कोई डाउट नहीं है, सही डाटा है। द KVK स्कीम 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, कोई स्टेट का इसमें फंड नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जो परमिशन दी है ICAR ने। और ये लोगों को जागरूक करने के लिए 725 KVK थ्रू आउट द इंडिया फैले हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। फर्स्ट KVK 1974 में पांडुचेरी में स्थित हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की फुल संभावनाएं हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जितनी भी स्कीम थी, हमने सारी की सारी स्कीम जितनी भी इंडिया में लॉन्च हुई, लगभग कुछ जो मेन थी वो तो कवर होगी, कुछ ना के बराबर बहुत सारी हो सकती है कि ना भी हुई, परंतु मैंने मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारा डाटा कवर कर लिया है। लास्ट में मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मेरे को इतनी देर सुनने के लिए। पढ़ते रहें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है भाई।